नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एक मॉडल टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करेंगे और जिसमें 100 एमसीक्यूज होंगे कॉमर्स के। आज के 100 क्वेश्चंस ये लिए गए हैं प्रीवियस यूजीसी नेट के एग्जाम से और ये महत्वपूर्ण है पीजीटी कॉमर्स, टीजीटी कॉमर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स या यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है द एटीट्यूड based on belief, opinion, knowledge or information about a particular event which the employees possess is। इसमें बात हो रही है एक ऐसे एटीट्यूड की जो एम्प्लॉइज रखते हैं और वो एटीट्यूड बेस होता है उनके बिलीफ पे, ओपिनियन पे या उनकी नॉलेज पे या कोई इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में उनको मिली है, उन्होंने ली है उस पे। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है यह बताना है। सही ऑप्शन है इनमें ऑप्शन सी, कॉग्निटिव एटीट्यूड, ज्ञानात्मक, क्योंकि ये ज्ञान पे बेस्ड है। जो उन्होंने नॉलेज ली है, ओपिनियन उनकी जो बनी है उसके बेस पे जो इंफॉर्मेशन मिली है, तो ऐसे एटीट्यूड को कहा जाता है कॉग्निटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following is the predecessor of IRDA Act 1999? अब इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा IRDA Act 1999 का प्रीडिसेसर है, मतलब इससे पहले ऐसा कौन सा एक्ट था जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका काम जो करता था। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, द इंश्योरेंस एक्ट 1938। नेक्स्ट है a sale and leaseback arrangement is more suitable for a lessee having। एक सेल और लीजबैक अरेंजमेंट ये ज्यादा सुटेबल होगा एक लेसी के लिए जिसकी सिचुएशन ये हो इनमें से। तो गिवन ऑप्शन में से सही जवाब है ऑप्शन ए, लिक्विडिटी क्राइसिस। जो लिक्विडिटी क्राइसिस में हो, देखिए इसका मतलब क्या, लिक्विडिटी क्राइसिस मतलब जिसके पास पैसे की कमी हो, मनी की, कैश की कमी हो, तो ऐसे पर्सन के लिए सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट होता है कि हमारे पास कोई एसेट है और हमारे पास कैश की कमी पड़ रही है, हमारा काम रुक रहा है, हम क्या करेंगे, उस एसेट को हमने बेच दिया, एसेट बेच के हमें पैसे मिल गए, हमारी लिक्विडिटी दूर हो गई। अब क्योंकि हमें बिजनेस तो करना ही है, काम करना है, इसलिए अब हमने उसी एसेट को लीज पे फिर से ले लिया और अपना काम शुरू कर दिया। तो ये होता है सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गुडविल इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट? इनमें से कौन से टाइप की गुडविल को सबसे अच्छी गुडविल माना जाता है? तो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन बी है कैट गुडविल। कैट गुडविल को सबसे अच्छी माना जाता है। दरअसल ये गुडविल के नेचर होते हैं अलग अलग, ग्राहकों के नेचर के आधार पे। कैट गुडविल ऐसी गुडविल को कहा जाता है जहां पे ग्राहकों की नेचर कैट की तरह हो। कैट की नेचर होती है कि ये जिस घर में निवास करती है ये वहीं पे बनी रहती है, चाहे मालिक आता रहे जाता रहे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी जगह पे बनी रहती है। तो ऐसे बिजनेस के केस में जो ग्राहक होते हैं वो उस बिजनेस इंस्टीट्यूशन से, उस संस्थान से जुड़े रहते हैं, उसका ओनरशिप बदलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे संस्था की गुडविल सबसे ज्यादा इसलिए होती है कि खरीदार को ये भय नहीं होता है कि कल को मैं जब ये बिजनेस लूंगा तो ओनरशिप जब चेंज होगी तो ग्राहक कोई यहाँ इस संस्था को छोड़ के जाएंगे, ऐसा नहीं है, इसलिए इसकी गुडविल ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखेंगे, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इज नॉट इंटेंडेड फॉर। अब ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जिसको BRI भी बोलते हैं, इसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। जो गिवन ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है कौन सा इसका इंटेंशन नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। देखिए ट्रेड प्रोटेक्शन अगर करते तब तो रोड को रोकते, बनाते क्यों? रोड बना रहे हैं मतलब ये बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, ट्रेड को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये इसका इंटेंशन नहीं है। बाकी तीनों इसके इंटेंशंस हैं, स्ट्रेंथनिंग लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, इंप्रूव कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड रीबैलेंस ट्रेड डोमिनेंस। दरअसल ये चाइना का इनिशिएटिव है और ये जो ट्रेड डोमिनेंस अभी तक जो USA का या यूरोप का बना हुआ था, तो चाइना का मानना है कि हम उसको कम करना चाहते हैं और हम इसको अपने या उन देशों में जिनमें ले जा रहे हैं इस इनिशिएटिव को, उन सबका बेनिफिट हम चाहते हैं, ऐसा चाइना का मानना है। नेक्स्ट है, द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द जॉब अफेक्ट पीपल and is also affected by them and not by management alone is the main proposition of।
अब इसमें कहा गया है कि एक सोशल एनवायरनमेंट की बात हो रही है जो जॉब को अफेक्ट करता है, लोगों के को काम को प्रभावित करता है और अफेक्ट भी होता है। इसको फिर से मैं बताता हूं। सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द जॉब अफेक्ट पीपल। जॉब का जो सोशल एनवायरनमेंट होता है वो लोगों को प्रभावित करता है एंड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय देम। और संस्था का जो सोशल एनवायरनमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो स्वयं भी लोगों से भी प्रभावित होता है, लोगों से प्रभावित होता भी और लोगों को प्रभावित करता भी है, ना कि केवल मैनेजमेंट से। मतलब किसी संस्था का जो एनवायरनमेंट है वो केवल मैनेजमेंट के हाथों में नहीं होता है, वो लोगों से भी प्रभावित होता है। यह मुख्य विचारधारा है किस टाइप की थ्योरी की। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन डी, नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी उसके ऊपर एक सुधार है, मॉडिफिकेशन था। ये कहता है कि केवल मैनेजमेंट ही प्रभावित नहीं करता संस्था को, जो लोग हैं वो भी प्रभावित करते हैं, जो बाकी एम्प्लॉइज हैं वो भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। नेक्स्ट है द चैनल अल्टरनेटिव इज नॉट टू बी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ। अब गिवन ऑप्शन में कहा गया है कि जो चैनल अल्टरनेटिव तय किया जाता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है, उसका मूल्यांकन किया जाता है इसमें से किस आधार पे। इन्होंने पूछा है नॉट टू बी असेस्ड, किस आधार पे नहीं किया जाता है। जब कोई चैनल डिसाइड करती है कोई संस्था कि हम किस तरीके से अपना सामान का डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे ग्राहकों के बीच में, तो कौन सा फैक्टर ऐसा है जो उसको प्रभावित नहीं करता है, उसकी पहचान करनी है। तो इनमें ऑप्शन डी सही है, एक्यूमुलेशन क्राइटेरिया। एक्यूमुलेशन क्राइटेरिया इसको प्रभावित नहीं करता है। बाकी इकोनॉमिक क्राइटेरिया, यानी कि कोई संस्था सोचेगी कि वो ऐसा होना चाहिए जो इकोनॉमिक हो, जिसमें बचत हो, बहुत ज्यादा खर्च नहीं हो। कंट्रोल क्राइटेरिया, हर संस्था चाहेगी कि हमारा कंट्रोल बना रहे चैनल्स पे, जब हम अपना सामान, जो भी मीडिएटर्स हम तय करेंगे जिनके माध्यम से हम सामान पहुंच कंट्रोल हमारा ही रहना चाहिए। और तीसरा होता है एडेप्टिव क्राइटेरिया। एडेप्टिव क्राइटेरिया में होता है कि जो भी चैनल हम शामिल करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन में बीच में, तो संस्था की जो पॉलिसी है, संस्था ने जो अपना रूल बनाया है, क्या वो उसको अडेप्ट कर पाएगा, इसको भी देखा जाता है। या उस चैनल की जो पॉलिसीज है क्या संस्था उसको अडेप्ट करवाएगी, तो अडेप्टेशन कितना है, ये तीनों चीजें ध्यान में रखी जाती हैं चैनल को सिलेक्ट करते समय। नेक्स्ट है मोटिवेशन फोर्स और लेवल ऑफ एफर्ट्स is not equal to satisfaction in performance is propounded by। अब एक थ्योरी की या मॉडल की बात हो रही है कि कौन सी थ्योरी या मॉडल में ऐसा प्रोपाउंड किया गया था, इस बात को खोजा गया था या इस बात की स्थापना की गई थी कि मोटिवेशन फोर्स करता है या लेवल ऑफ एफर्ट जो अपना असर छोड़ता है एम्प्लॉइज के सेटिस्फैक्शन पे या परफॉर्मेंस पे। मतलब मोटिवेशन फोर्स की वजह से या एफर्ट के लेवल की वजह से एम्प्लॉइज को जो सेटिस्फैक्शन या परफॉर्मेंस में उनकी में जो सुधार होता है, उन दोनों में जो रिलेशन होता है वो इक्वल नहीं होता है, वो अनइक्वल होता है। मतलब ये इस मॉडल का ये मानना है कि जिस हिसाब से मोटिवेशन फोर्स काम करती है जरूरी नहीं है उसी हिसाब से परफॉर्मेंस भी बढ़ जाए। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सा मॉडल इस बात को कहता है, ये कहता है ऑप्शन ए, पोर्टर और लॉलेर का मॉडल। इन्होंने अपने मॉडल में ये बात कही। ये दरअसल जो व्रून की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी इसके ऊपर ये एक सुधार था, क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि जो भी रिवार्ड वगैरह हम देते हैं जरूरी नहीं है कि उनका एज इट इज असर पड़ जाता है मोटिवेशन पे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उस पर असर डालती हैं किसी पर्सन की परफॉर्मेंस पे। नेक्स्ट है As per section 52 of Companies Act 2013, the balance in the securities premium account cannot be utilized for। इसमें कहा गया है सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट के बैलेंस जो रह जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में अगर कोई है तो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते किस काम के लिए। तो इनमें से किस काम के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते वह बताना है। तो ऑप्शन ए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पूंजीगत लाभ होता है। ये शेयर या डिवेंचर जब इश्यू करते हैं और उस समय शेयर और डिवेंचर अगर महंगे रेट पे बिकते हैं, प्रीमियम पे बिकते हैं, तो उस प्रीमियम से बनाया गया एक रिजर्व होता है, इसको यूज कर सकते हैं केवल इन कामों में, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर या इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर या कैपिटल लॉसेज को राइट ऑफ करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलपति राव कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ। अब चलपति राव कमेटी
का निर्माण किया गया था, किस चीज के रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के? तो गिवन ऑप्शन में सही है ऑप्शन डी, रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल आरआरबीज के रिस्ट्रक्चरिंग के संबंध में बनाई थी चलपति राव कमेटी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 10 kg ऑफ मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹5 kg। प्रोडक्ट ए रिक्वायर है, उसके लिए 10 kg मटेरियल और रेट उसका 5 पर kg मिलने की संभावना है, ये हम पहले से जानते हैं, मतलब ये स्टैंडर्ड है हमारे माइंड में। द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, लेकिन वास्तव में जो मटेरियल कंज्यूम हुआ इसको बनाने में फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट ए, वो हुआ 12 kg ऑफ मटेरियल एंड रेट 6 पर केजी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यानी कि जो मटेरियल कॉस्ट का अंतर जो आया वो कितना आया? तो देखिए मटेरियल 10 kg हम सोच रहे थे, लग गया 12 kg, ज्यादा लग गया। हम 5 रुपए का रेट सोच रहे थे, सामान मिल जाएगा 5 रुपए में, मिला 6 रुपए में, तो दोनों तरीके से ये कॉस्ट बढ़ गई। तो पहली बात तो ये जो वेरिएंस है ये फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा, ये आसानी से इससे पता चल सकता है। हमने जो सोचा था उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? अनफेवरेबल। तो या तो जवाब ये होगा अनफेवरेबल में, या तो जवाब ये होगा। तो अनफेवरेबल है, ये बात तय हुई। पहली बात तो हमारे फेवर में नहीं है, खर्चा बढ़ गया है उल्टा, तो अनफेवरेबल हो गया। अब दूसरा है कितना अंतर आया, तो कितना अंतर आया देखो, हम तो सोच रहे थे कि 10 रुपए 10 kg 5 रुपए के रेट से 50 रुपए खर्च आएगा, वास्तव में खर्च आ गया 12 kg पे 6 रुपए के रेट से 72 रुपीज। तो जो 72 रुपीज आया और हम सोचे थे कितना 50 रुपए आएगा, तो कितना ज्यादा खर्च हो गया हमारा, तो 22 ज्यादा हो गया। इसलिए इसका जो बी जवाब है ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 12th क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में शामिल नहीं होता है? देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके माध्यम से लोग पैसा जमा कर सकते हो, लोग पैसा उधार ले सकते हो, इनको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल लैंग्वेज में। अब ऐसा जो माध्यम है जिसको हम इंस्ट्रूमेंट या टूल भी कह सकते हैं या सिक्योरिटी भी कह सकते हैं, वो नेगोशिएबल है या नहीं है? तो नेगोशिएबल तब कहा जाता है कि जब हमने पैसा कहीं पे जमा कराया, वो इंस्ट्रूमेंट हमें मिला, अब हम उस इंस्ट्रूमेंट को किसी अन्य आदमी को दे दें तो वो भी उससे पैसा प्राप्त कर सकता है, तो वो नेगोशिएबल है। मतलब हम उसको दे देंगे, उसके लिए हमें अलग से कोई एग्रीमेंट, कोई सेल डीड बनाने की जरूरत नहीं है, वो कहलाता है नेगोशिएबल, हस्तांतरणीय, जिसको हम हस्तांतरण कर सकते हो। तो गिवन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन डी है म्यूचुअल फंड, ये नेगोशिएबल नहीं होता है। हमने अपना कोई म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदे और हम आप उस रिसिप्ट को मान लो किसी पार्टी को दे देंगे, साहब ये ले लो आप, हमारे म्यूचुअल फंड के यूनिट है, आप उनको भुना लेना, तो बिल्कुल भी उसको नहीं मिलेंगे, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बाकी चेक, डिमांड ड्राफ्ट, प्रॉमिसरी नोट, ये सभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। क्यों है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? क्योंकि चेक, आपका पैसा बैंक में जमा है, बैंक ने आपको चेक दे रखे हैं, आप थर्ड पार्टी के नाम चेक काट देते हो, यानी कि जरूरी नहीं है आपका पैसा है तो आपको ही लेने जाना पड़ेगा, आप किसी को चेक दे दो, वही आदमी चेक से पेमेंट ले आएगा, तो आपने हस्तांतरण किया, केवल ट्रांसफर किया इंस्ट्रूमेंट का, उसको पैसे मिल गए। डिमांड ड्राफ्ट, आपने बैंक में पैसा जमा किया, आपको डिमांड ड्राफ्ट की रिसिप्ट मिली, अब आप उस डिमांड ड्राफ्ट को किसी थर्ड पार्टी को दे दोगे, मान लो फीस ही भर रहे हो तो सरकार को दे दोगे, सरकार वहां से पैसा निकाल लेगी, मतलब आपने जिसको दिया वो निकाल लेगा। बैंक उससे ये नहीं कहेगा कि जिसने जमा किया था उसको बुला के लाओ, हमारा वो पेपर ही काम कर रहा है, नेगोशिएबल हो गया। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट भी ऐसे ही होता है, जो पर्सन प्रोमिस करता है और नोट देता है प्रोमिसरी नोट, तो उसने अपनी तरफ से प्रोमिसरी नोट आपको दिया है, अब आप उस प्रोमिसरी नोट को किसी अन्य व्यक्ति को दे सकते हो और वो उससे उसको भुना सकता है, उससे पैसे ले सकता है, तो ये सब नेगोशिएबल है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं 13th, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशंस, building long-term mutually satisfying relations with key customers, suppliers, distributors in order to earn and retain their long-term preference and business is known as। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई संस्था लॉन्ग टर्म आपसी सेटिस्फैक्टरी रिलेशन बनाना चाहती है अपने मुख्य कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, और ऐसा क्यों करना चाहती है? क्योंकि अर्न करना चाहती है और रिटेन करना चाहती है लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस, मतलब वो जो लोग हैं हमारी संस्था को प्रेफर करते हैं, हमारी संस्था से जुड़े हैं, तो वो लंबे समय तक हमारी संस्था से जुड़े रहें और हम अर्न करते रहें, उनका प्रेफरेंस, उनका विश्वास इन बिजनेस, और बिजनेस भी बढ़ता रहे हमारा। इसको कहते क्या हैं?
तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है ये है ऑप्शन है रिलेशनशिप मार्केटिंग। हम मार्केटिंग में रिलेशनशिप ला रहे हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर इन इंडिया रेंजेस बिटवीन। अब इंडिया में जो क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर है उसकी रेंज क्या है? क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर की जो रेंज है इंडिया में, सिविल यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया, जो लोग उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, उनको लोन देने से पहले जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उनका क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर की जांच करते हैं, उसके बेस पे उनको वो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन 300 to 900। इस रेंज में क्रेडिट स्कोर मापा जाता है इंडिया में सिविल के द्वारा, और इसमें से जो स्कोर अच्छा माना जाता है 700 या इससे ऊपर का जो स्कोर है वो लोन लेने या लोन देने के लिए अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कंडीशंस। वो कह रहे हैं कि एक्सेस कैपेसिटी नोटिस नहीं होती है फॉलोइंग मार्केट कंडीशंस में, इनमें से कौन सी मार्केटिंग कंडीशन ऐसी है जिनमें एक्सेस कैपेसिटी नोटिस नहीं होती है? तो देखिए यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या है। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब होता है कि कोई संस्था जिस कैपेसिटी से अभी काम कर रही है, जिस कैपेसिटी से प्रोडक्शन कर रही है या सामान सेल कर रही है, उसके बाद भी अगर उसकी कुछ कैपेसिटी बची हुई है तो उसको कहते हैं एक्सेस कैपेसिटी। अब इनमें से जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है डी, इसके केस में एक्सेस कैपेसिटी नहीं दिखती है। कारण क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में किसी भी संस्था का कोई मार्केट पे असर नहीं होता है। जब असर नहीं होता है तो वो क्यों अपनी कैपेसिटी से कम पे काम करेगी? वो फुल कैपेसिटी पे काम करती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो थोड़ा बहुत सप्लाई कम करेगी तो उससे कोई रेट नहीं बढ़ने वाले हैं मार्केट में, जो रेट है उसी पे बिकता रहेगा। इसलिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन में संस्थाएं फुल कैपेसिटी पे काम करती रहती हैं। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, इनमें थोड़ा बहुत सप्लाई पे कंट्रोल रहता है सप्लायर के हाथ में। तो अगर वो सप्लाई को कंट्रोल रखते हैं यानी कि कम कैपेसिटी पे काम करते हैं, सामान सप्लाई में कम जाता है मार्केट में, तो रेट उनको अच्छा मिल जाता है, रेट ज्यादा मिलता है। अगर ये फुल कैपेसिटी पे काम करेंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में और रेट गिर जाएंगे। तो ये इसलिए अपनी कैपेसिटी बचा के रखते हैं ताकि रेट्स की वजह से ये ज्यादा कमा पाए, रेट थोड़ा ज्यादा रख पाए। तो इसलिए इसमें गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे 16th है एक कंपनी इश्यूज 10% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एक कंपनी इशू करती है 10% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम नहीं होने हैं, यानी कि परपेचुअल हमेशा के लिए इशू कर दिए। द फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर इज 100। अब शेयर की जो फेस वैल्यू है 100 रुपये है, बट द इश्यू प्राइस इज 95, और इश्यू जो प्राइस जिस पे कर रहे हैं वो 95 है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट क्या होगी? देखिए शेयर हो, डिवेंचर हो, लोन हो, उनकी कॉस्ट वो होती है जो संस्था पे करती है, वो कॉस्ट है। मतलब संस्था को जितना कैपिटल मिल रहा है, अब उस कैपिटल के बदले में उस इन्वेस्टर को संस्था जो देगी वही उसकी कॉस्ट है। अगर ये प्रेफरेंस शेयर या लोन या कुछ भी हो, अगर वो इरिडीमेबल नेचर का है यानी कि कभी भी रिडीम नहीं होगा, तो ऐसे केस में संस्था ये देखती है कि जो रिडीमेबल है तो वापस तो कभी करना नहीं है, तो उस अमाउंट को तो ध्यान में रखती नहीं है, वो ये देखती है पर एनम कितना देगी। तो ये पर एनम जितना देगी वो इसके लिए कॉस्ट हो जाएगी। अब पर एनम कितना देगी? इन्होंने कहा 10% है। 10% का मतलब होता है कि इसका जो रेट है डिविडेंड का वो 10% होगा। संस्था 100 रुपए पे 10 रुपए देगी, तो जो अमाउंट वो पे करेगी वो हो गया 10। अब ये 10 रुपए कॉस्ट है पर एनम, लेकिन हमें निकालना परसेंटेज में, तो परसेंटेज कैसे बनाएंगे? हम देखेंगे कि हमको मिल रहा कितना राशि, यानी कि संस्था को कितना रुपया मिल रहा है। तो संस्था देखेगी कि उसको मिला कितना रुपया है। देखिए 100 रुपए का था शेयर, लेकिन इश्यू प्राइस था 95, तो संस्था को 95 रुपीज ही मिले थे। तो अब संस्था देखेगी कि इस 95 की कॉस्ट उसको कितना पड़ रही है। एक शेयर पे जो 95 रुपीज मिले हैं तो इसकी कॉस्ट कितना पड़ रही है? 95 रुपीज मिल रहे हैं, और हर साल संस्था डिविडेंड के तौर पे देगी 10 रुपीज, तो इसका कॉस्ट निकाल लेंगे परसेंटेज, 10/95 इंटू कर देंगे 100। तो अब इसका इंटू 100 कर लीजिए और इसका परसेंटेज निकालिए कितना आ जाता है। इसका परसेंटेज आ जाता है, उसको चेक कर लें इनमें से कितना आएगा। गिवन ऑप्शन में जो सही है वो है ऑप्शन डी, 10.53 आ जाएगा। तो ये परसेंट हो जाएगी कॉस्ट। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द एम्बिट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। अब कंपटीशन एक्ट 2002 के ऑब्जेक्टिव्स में से कौन सा इसमें नहीं है? जो ऑब्जेक्टिव नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट्स
अराइजिंग आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए अगर कोई संस्था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा मतलब वो कोई ऐसा रिसर्च करती है जो जिस पे उसने मेहनत की है, जिस पे उसने खर्च किया है और तब अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप की है कोई बौद्धिक संपदा, और उसके वजह से उसको मोनोपोलिस्टिक राइट मिल जाएगा कुछ समय के लिए, क्योंकि वो अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दूसरे को मुफ्त में नहीं देगी। तो इस तरह का जो मोनोपोलिस्टिक राइट मिल जाएगा इसको नहीं रोकता है, ये इसको प्रिवेंट नहीं करता है। तब तो वो करेगा क्यों अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसको फायदा क्या होगा मेहनत करने का। लेकिन बाकी सब इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये कंपटीशन को एनकरेज करता है, बढ़ाता है, ये प्रिवेंट करता है एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। देखिए डोमिनेंट पोजीशन कुछ समय तक आप ले रहे हो, जैसे यहाँ पे ले रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसका अब्यूज करना मतलब उसका गलत इस्तेमाल करना, उसको रोक लगाती है। रेगुलेट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, मर्जर्स और एक्विजिशंस को भी रेगुलेट करती है, उसमें देखती है कि कहीं इसकी वजह से अनहेल्दी कंपटीशन को तो बढ़ावा नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट है आफ्टर यूएस डॉलर which of the following currencies has largest weightage in determining the value of SDR। अब SDR एक करेंसी मतलब इसको बोलते हैं लेकिन ऐसी करेंसी नहीं है जैसे डॉलर या रुपया होते हैं। SDR ये होते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो IMF से रिलेटेड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में लोगों का जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो सदस्य देश हैं उन देशों का जो अमाउंट जमा होता है उस जमा के कैलकुलेशन की यूनिट है SDR। हम अपने रुपया जमा करते हैं अगर वहां पे IMF में, तो IMF उसको कन्वर्ट कर लेता है रुपये को SDR की वैल्यू में, और हर देश की करेंसी को वो SDR की वैल्यू में मेजर करके रखता है। तो ये कि IMF के हिसाब किताब की मुद्रा है, ये समझिए SDR, और किसी काम में यूज नहीं होती है। तो अब बात आती है कि एसडीआर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एसडीआर की वैल्यू में जो करेंसीज हैं, मेजर करेंसीज वर्ल्ड की, उनका वो रोल प्ले करती हैं। तो उनके रोल में इसने पूछा है कि सबसे ज्यादा तो यूएस डॉलर का रोल रहता है इसमें। अब उसके अलावा सेकंड नंबर पे कौन सी करेंसी है जो इस पे अपना प्रभाव रखती है एसडीआर के वैल्यूएशन पे। तो गिवन ऑप्शन में से सही जवाब है ऑप्शन सी यूरो। इसके बाद यूरो का इंपैक्ट रहता है इसमें। नेक्स्ट है 19th ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात हो रही है दैट शोज अ यूनिक कॉम्बिनेशन, जिसमें एक अद्भुत कॉम्बिनेशन दिखता है हमें स्ट्रेटेजी का, स्ट्रक्चर का और मैनेजमेंट प्रोसेस का। इसको क्या बोलते हैं? तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। इसको नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। दरअसल नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा संस्थाएं होती हैं और वो एक तरह से अपना नेटवर्क क्रिएट कर लेती हैं, अलग अलग रहते हुए भी एक नेटवर्क क्रिएट कर लेती हैं ताकि मार्केट में अपना स्ट्रेटेजी बना करके जाएं और ज्यादा बेनिफिट अर्न कर पाए। नेक्स्ट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹2 लाख आर टू बी रिडीम्ड एट पार फॉर विच फ्रेश इक्विटी शेयर ऑफ ₹80,000 are issued at a discount of 10%. What amount should be transferred to capital redemption reserve? इसमें कहा गया कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं किसी संस्था के पास 2 लाख रुपए के, वो रिडीम करने हैं एट पार पे, मतलब 2 लाख रुपए चाहिए इनको रिडीम करने के लिए। फॉर विच फ्रेश इक्विटी शेयर, इसके लिए कंपनी ने फ्रेश इक्विटी शेयर 80,000 रुपए के इश्यू कर दिए 10% के डिस्काउंट पे। अब 10% के डिस्काउंट पे इशू किए तो संस्था को इससे कितना मिल जाएगा? इस इशू से मिलेंगे 80,000 भी पे भी 10% डिस्काउंट है तो 72,000 इससे इनको मिल जाएंगे। 72,000 तो मिल जाएंगे शेयर इशू करने से। 80,000 में से 10% 8,000 माइनस कर देंगे और तब ये इसको 72,000 इनको मिल पाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि इनको पेमेंट करनी है कितने की? इनको 2 लाख की पेमेंट करनी है। अब 2 लाख की पेमेंट करनी है तो 72 का अरेंजमेंट तो यहाँ से हो गया। अब बाकी का अरेंजमेंट ये करेंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बाकी के लिए बनाएंगे। तो 2 लाख में से 72,000 माइनस कर देंगे। अब कितना आ जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आ जाएगा 1,28,000। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब ये इंड एएस दिए हुए हैं और इनकी लिस्ट को मैच करना है किसका किसके साथ मेल इसका सही बैठता है। तो गिवन ऑप्शन में डायरेक्ट मेल हम डिस्कस करते हैं किसका मैच सही होता है। इंड एएस 16 ये किससे रिलेटेड है? तो इंड एएस 16 रिलेटेड है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स एटसेट्रा से। इंड एएस 38 यह किससे रिलेटेड है? यह है इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इंड एएस 17 यह किससे रिलेटेड है? यह रिलेटेड है लीज से।
और नेक्स्ट है इंड ES 12, यह किससे रिलेटेड है? यह रिलेटेड है इनकम टैक्स से। नेक्स्ट है द करंट मार्केट प्राइस ऑफ ए कंपनी शेयर इज ₹90। किसी कंपनी के शेयर का करंट मार्केट प्राइस जो है वो है ₹90 एंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर नेक्स्ट ईयर इज ₹4.5, और जो संभावना है उनको अगले साल डिविडेंड मिलने की वो है ₹4.5। एक शेयर पे इतना डिविडेंड वो कर रहे हैं, संभावना मिल जाएगी। इफ द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 8%, इसके अलावा उनकी ये संभावना है कि फ्यूचर में आने वाले वर्षों में भी ये कांस्टेंट रेट पे 8% से बढ़ता रहेगा। मतलब जो ₹4.5 है इसमें भी हर साल 8% इंक्रीज होता रहेगा, जुड़ता रहेगा। इस तरह डिविडेंड आने वाले वर्षों में और बढ़ जाएगा। शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विल बी, तो शेयर होल्डर्स का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना होगा, मतलब वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो गिवन ऑप्शन में हम देखेंगे कि शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो ₹90 है। अब उनको जो डिविडेंड मिलने वाला है वो 4.5, तो पहले इसकी परसेंटेज देखेंगे कितना परसेंट वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका परसेंट आ जाएगा 4.5 का 90 पे निकालेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 4.5 अपॉन ये आ जाएगा 90, तो ये कितना परसेंट है पहले ये कैलकुलेट कर लेंगे। इसका परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लें और ये कैलकुलेट करके आ जाता है। इससे 0 1 चली जाएगी, 45 से 2 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर के आपका 5%। अब 5% तो ये हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि आगे संभावना है कि 8% कांस्टेंट रेट पे बढ़ता भी रहेगा, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड रेट रिटर्न हो जाएगा 5% प्लस इसमें ऐड कर देंगे 8%, और ये हो जाएगा 8 और 5 13%, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 13%। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज डिसीजंस कम इन द एम्बिट ऑफ। अब कैपिटल स्ट्रक्चर है जो लेवरेज डिसीजंस होते हैं वो किस दायरे में आते हैं। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि हम ये तय करते हैं कि कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब हमारी कैपिटल में शेयर कितना होगा, डिवेंचर कितना होगा, लोन कितना होगा। या लेवरेज डिसीजन का मतलब होता है कि हम ये कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन की अमाउंट डिसाइड करते हैं कि लोन की अमाउंट हम कम रखेंगे कि ज्यादा रखेंगे, ये लेवरेज डिसीजन हो गया। जितना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा लेवरेज हो जाता है। लोन जितना ज्यादा रहेगा हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में उतना ज्यादा लेवरेज कहा जाएगा हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को। अब इसमें से कौन सा डिसीजन होगा, तो नेचुरली ये फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। इसमें हम बात करते हैं फाइनेंस कहां से अरेंज करेंगे, तो इसकी बात होती है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट बीइंग इंपोर्टेड इज कॉल्ड। बात हो रही है कि इंपोर्ट यानी कि जो आयात होता है उस पे हम रिस्ट्रिक्शन के बारे में सोच रहे हैं, और वो रिस्ट्रिक्शन क्वांटिटेटिव यानी कि हम क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि इससे ज्यादा सामान नहीं आएगा। ये लिमिट करता है क्वांटिटी को किसी प्रोडक्ट की को जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं। तो गिवन ऑप्शन में से सही जवाब है इसको बोलते हैं कोटा। जब हम क्वांटिटी तय कर देते हैं कि इससे ज्यादा नहीं आएगा तो इसका मतलब हम कोटा तय कर रहे होते हैं किसी फर्म का या किसी देश का। नेक्स्ट है मिलर और मॉडल इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ। मिलर और का मॉडल यूज किया जाता है किस चीज को मैनेज करने में, तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी कैश। कैश मैनेजमेंट में मदद करता है यह मॉडल। जिन संस्थाओं के यहाँ कैश फ्लो घटता बढ़ता रहता है, अनसर्टेन रहता है, उनके केस में यह मॉडल मदद करता है सेट करने में कि अपर लिमिट कैश की क्या होनी चाहिए या लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट है सुगम इज ऑल्सो नोन एज। अब इनमें से जो सुगम है वो कौन से ITR के संदर्भ में यूज किया जाता है यह बताना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। ITR 4 इनकम टैक्स रिटर्न 4 जो होता है इसको सुगम के नाम से जाना जाता है, और ITR 1 जो होता है इसको सहज के नाम से जाना जाता है। सहज SAHAJ, तो ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है, कभी सहज या कभी सुगम पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है 27 promoting team spirit, harmony and unity within the organization is the principle of। इसमें कहा गया है कि कौन सा सिद्धांत है जो किसी संस्था में प्रमोट करता है समूह भावना को, टीम स्पिरिट को, हार्मोनी को और यूनिटी को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एस्पिरिट डे कॉर्प्स। एस्पिरिट डे कॉर्प्स यानी कि टीम स्पिरिट की भी ये बात करता है। ये प्रिंसिपल है हेनरी फेयोल का दिया हुआ मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है 28 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस इज सूटेबल फॉर रिस्क रिटर्न एनालिसिस इन फाइनेंशियल डिसीजंस। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा
एनालिसिस सूटेबल है रिस्क रिटर्न एनालिसिस करने में, यानी कि रिस्क के साथ जब रिटर्न का एनालिसिस किया जाता है तो वो कौन सा डिसीजन में मदद करता है, फाइनेंशियल डिसीजन में कौन सा मॉडल है या कौन सा तरीका है जो मदद करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल डंपिंग, इनमें से कौन सा नॉन कन्वेंशनल डंपिंग का एक इंस्टेंस है, उदाहरण है, यानी कि कन्वेंशनल की बात नहीं कर रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं। तो इसमें से सही जवाब है ऑप्शन सी, रिवर्स डंपिंग। दरअसल रिवर्स डंपिंग क्या होता है, ये डंपिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसका एकदम उल्टा होता है। रिवर्स डंपिंग में ज्यादातर हम लोग जानते हैं कि डंपिंग ये होती है कि कोई देश जब दूसरे देश में सामान जाता है तो सस्ता करके वहां पे बेच देता है और अपने यहाँ महंगा बेच रहा होता है, और इस तरह दूसरे देश में वो मार्केट में एंट्री कर लेता है। लेकिन रिवर्स डंपिंग उल्टा होता है, इसमें कोई देश अपने यहाँ सस्ता बेच रहा होता है और दूसरे देश में महंगा बेच रहा होता है। नेक्स्ट है 30th, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, हैज फंड्स कैन बी सोल्ड टू पब्लिक। देखिए जनरली आम पब्लिक को ये हैज फंड्स नहीं बेचे जाते हैं क्योंकि ये इनकी जो अमाउंट होती है वो काफी हैवी होती है। तो ये बाकी जो स्टेटमेंट है ये इसके संदर्भ में सही है। हेज फंड्स म्यूचुअल फंड नहीं होते हैं, कभी कभी म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं ऐसा सोच लिया जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड और हेज फंड अलग अलग चीजें हैं। इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड मस्ट पे वेरियस फीस एंड एक्सपेंसेस, ये भी सही है। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको फीस और एक्सपेंसेस पे करने होते हैं। म्यूचुअल फंड प्रोवाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूमर बिहेवियर डज नॉट कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, कंज्यूमर बिहेवियर में कौन सी एक्टिविटी इनमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी, प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करने का काम ये प्रोड्यूसर बिहेवियर होता है। बाकी ऑब्टेन करना सामान को, उसको कंज्यूम करना और उसका डिस्पोजिशन करना, ये कंज्यूमर बिहेवियर में आ जाते हैं। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब देखिए वर्ल्ड बैंक अपने आप में ग्रुप है, कोई एक संस्था नहीं है। इसकी जो मेजर संस्था वो IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक अपने आप में एक ग्रुप है जिसका IBRD भी एक हिस्सा है, और बाकी ये जो 4 हमें यहाँ पे संस्था दी गई है इनमें से भी 3 वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है, एक नहीं है। जो नहीं है उसको आपको पहचानना है। तो IMF इसका हिस्सा नहीं है ग्रुप का। IMF वर्ल्ड बैंक की तरह ही अलग एक संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी ये IDA, IFC, मीगा ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंसी स्वैप इज ए मेथड ऑफ, अब करेंसी स्वैप ये मेथड है इनमें से किस चीज का। तो ऑप्शन ए इसका सही है, हेजिंग अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, विदेशी मुद्रा के संदर्भ में जो रिस्क रहती है उससे बचने का, उसको हेज करने का एक उपाय होता है करेंसी स्वैप का एग्रीमेंट कर लेना, इसमें रिस्क से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है SIDBI was set up as a subsidiary of IDBI 2। अब SIDBI को सेटअप किया गया था IDBI की एक सहायक के तौर पे, और उस समय SIDBI का पर्पज क्या था, क्यों किया गया था। तो गिवन ऑप्शन में सही है ऑप्शन ए, टेक ओवर द फंक्शन ऑफ स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग ऑफ IDBI। IDBI जो स्मॉल बिजनेसेस की फाइनेंसिंग का काम था IDBI का, वो टेक ओवर कर लिया SIDBI ने। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्री रिक्वाइजिट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इनमें से कौन सा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए प्री रिक्वाइजिट नहीं है, पूर्व शर्त नहीं है। तो बाकी 3 प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए पूर्व शर्त हैं, उनका पालन होना चाहिए। एक ऐसी है जो नहीं है, उसको पहचानना है। तो ऑप्शन बी सही है, प्रोडक्ट है मल्टीपल क्लोज सब्सटीट्यूट एंड डिफरेंट यूजेज। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए ये कोई पूर्व शर्त नहीं है कि जो प्रोडक्ट है उसके मल्टीपल क्लोज सब्सटीट्यूट होने चाहिए या डिफरेंट यूजेस होने चाहिए। बाकी 3 उसके कंडीशन है। फर्म मस्ट है मोनोपोली पावर, मोनोपोली पावर जिसके पास होगी वही प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अलग अलग प्राइस तय कर देना एक ही सामान के। मार्केट सेपरेट और सेगमेंटेड होनी चाहिए, और मार्केट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट मस्ट डिफर इन डिफरेंट मार्केट, हर एक मार्केट की अलग अलग प्राइस इलास्टिसिटी होती है, उसी का बेनिफिट उठा पाता है। जहाँ पे इलास्टिसिटी ज्यादा है वहां पे प्राइस कम रखना पड़ेगा, जहां पे इलास्टिसिटी कम है जिस मार्केट में वहां पे ज्यादा प्राइस ले सकते हैं। नेक्स्ट है 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। अब इंटरनेशनल लेवल पे मनी ट्रांसफर करने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, स्विफ्ट का, SWIFT, स्विफ्ट का ट्रांसफर किया जाता है। स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी
फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब याद रखें, टेलीकम्युनिकेशन का माध्यम है, आप पैसा तो बैंक से ही भेजेंगे, एक देश के बैंक से दूसरे देश के बैंक में, लेकिन स्विफ्ट के माध्यम से इंफॉर्मेशन पहुंचती है। नेक्स्ट है 37, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग पॉलिसीज, इनमें से कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी में ए फर्म चार्जेज हायर इनिशियल प्राइस, शुरुआत में ज्यादा प्राइस लेती है प्रोडक्ट का, एंड रिड्यूसेस इट ओवर टाइम, और समय निकलने के बाद, एक समय पूरा होने के बाद उसके प्राइस को रिड्यूस कर देती है। तो वो कौन सा इनमें से सही है, कौन सी पॉलिसी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग में इसको कहते हैं मलाई उतार नीति। जब हमारे कंप्यूटर नहीं है तो हम ज्यादा प्राइस लेते हैं मार्केट में, धीरे धीरे कंप्यूटर आने लगते हैं तो प्राइस को हम डाउन करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है 38, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब ये अलग अलग सिचुएशंस हैं और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड टर्म है, इनको मैच करना है कौन से के साथ मेल खाता है। तो गिवन ऑप्शंस में जो एक एक करके इनको सबको मिलाएंगे। तो सबसे पहला है इंटर बैंक कॉल मार्केट। अब इंटर बैंक कॉल मार्केट यह शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी इनकी होती है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बिल्स। कॉमर्शियल बिल्स के केस में कॉमर्शियल बिल जो होते हैं ये मनी मार्केट का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट है कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर प्रोमिसरी नोट होता है। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल, तो ट्रेजरी बिल एक गवर्नमेंट पेपर होता है। अब यहाँ पे देखो ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो एक सिक्योरिटी दूसरे में भी मैच कर सकती है, लेकिन बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना होता है सबको जो मैच करे। तो गिवन ऑप्शन में जो सबको मैच करेगा, जैसे ट्रेजरी बिल है, अब ये गवर्नमेंट पेपर होता है ट्रेजरी बिल है, और इसका ऑप्शन केवल डी का 4 ही हो सकता है। तो जब डी का 4 देखेंगे तो ये अकेला ही ऑप्शन इसमें सटीक बैठता है, इसलिए इसका ये सही जवाब है। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के संदर्भ में इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो गिवन डी ये सही नहीं है। MSS अकाउंट लिक्विडिटी कैन बी यूज फॉर नॉर्मल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर। देखिए सरकारी खर्चों के लिए MSS का यूज नहीं किया जा सकता है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम होती क्या है? मार्केट स्टेबलाइजेशन एक मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन होता है जो RBI के द्वारा किया जाता है। RBI क्या करता है, मार्केट से जो लिक्विडिटी होती है, मनी की सप्लाई होती है, उसको विड्रॉ करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देता है। ऐसा करके RBI के पास वो पैसा जमा हो जाता है। अब ये पैसा जो जमा होता है स्कीम में, इस स्कीम के पैसों को केवल इसी काम में यूज किया जा सकता है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची थी RBI ने, अभी बाद में वो लोग पैसा मांगेंगे वापस अपना, तो उस समय उनका पैसा वापस करने के लिए ही इसको रखा जाता है। केवल इसका पर्पज होता है मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए, मार्केट से जो मनी है उसकी सप्लाई को सोख लिया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इनमें से कौन सी कमेटी ऐसी हैं जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, एन के मित्रा कमेटी। एन के मित्रा कमेटी बनाई गई थी, ये इसका पर्पज था कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए सुझाव देगी, सजेशन देगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस टू एन एंटरप्राइज विद लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स। इसमें पूछा गया है कि कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट मोड है इंटरनेशनल बिजनेस का जिसमें इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री हो जाए, और एंटरप्राइज जो एंट्री करेगा उसको लिटिल एक्सपीरियंस हो इंटरनेशनल मार्केट का, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट को उसको एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है। तो ऐसे केस में कौन सा आसान तरीका है इंटरनेशनल बिजनेस में जाने का? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, स्ट्रेटेजिक अलायंस। मतलब हम एक संस्था अन्य दूसरी संस्था के साथ एक अलायंस कर लेती है जिस संस्था को किसी मार्केट का अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जैसे हमें एक्सपीरियंस नहीं है, अब हम क्या करेंगे, जब हमें एक्सपीरियंस नहीं है तो हम दूसरे देश में कोई ऐसा साथी तलाश लेंगे जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो लिटिल एक्सपीरियंस के केस में ये बेस्ट उपाय रहता है स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लेना। जो उस मार्केट का एक्सपीरियंस ज्यादा रखता है उसके साथ हम मेलजोल बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट है द रिटेल सप्लाई चेन डज नॉट इंक्लूड। अब इनमें से रिटेल सप्लाई चेन में इंक्लूड नहीं होता है कौन सा? जो नहीं होता है उसको बताना है। तो ऑप्शन डी, रेगुलेटर। देखिए रेगुलेटर जो होते हैं नियामक संस्थाएं होती हैं, ये सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं होती हैं। सप्लाई चेन यानी कि सामान प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचना, तो इसमें मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और होलसेलर ये उस चेन का हिस्सा होते हैं।
नेक्स्ट है पीटर एफ ड्रकर नोटेड द रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। अब पीटर एफ ड्रकर ने सेलिंग और मार्केटिंग का रिलेशन बताया था, तो इनमें से जो उनका रिलेशन किस संदर्भ में उन्होंने बताया था इसको बताना है। तो गिवन ऑप्शन में बी सही है। इन्होंने कहा था एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपरफ्लुअस। ये कहते थे कि भाई जब आप मार्केटिंग करेंगे तो सेलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मार्केटिंग अच्छा कर दो सेल अपने आप होने लग जाएगी। तो ये इनका पीटर एफ ड्रकर का मानना था। नेक्स्ट है ए फर्म कंज्यूम्स 90,000 यूनिट ऑफ ए सर्टेन आइटम ऑफ रॉ मटेरियल। एक फर्म कंज्यूम करती है 90,000 यूनिट किसी सर्टेन आइटम की एज ए रॉ मटेरियल अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में एनुअली, साल भर में इसको इतने यूनिट चाहिए 90,000। इट कॉस्ट ₹3 पर यूनिट, इसकी कॉस्ट है ₹3 पर यूनिट रॉ मटेरियल की। द कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर, अब एक परचेज ऑर्डर की कॉस्ट आती है ₹300 एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 20% पर ईयर, और हर साल जो इन्वेंट्री को कैरी करने में कॉस्ट आती है वो है 20%। अब जैसे एक जो यूनिट है उसकी कॉस्ट ₹3 है, तो एक यूनिट को ₹3 के एक यूनिट को कैरी करने में, स्टोर करने में इनको 20% खर्चा आएगा। तो अब गिवन ऑप्शंस में से हमें बताना है EOQ क्या होगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो हम ऑर्डर करें एक बार में और वो सबसे सस्ता बैठे उसका कॉम्बिनेशन। तो गिवन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन जानने के लिए हमें इसका फॉर्मूला यूज करना होगा EOQ का। EOQ का फॉर्मूला होता है, इसको निकालने का तरीका √2 में जो एनुअल हमारा नीड है यानी कि 90,000 यूनिट, यहाँ पे 90,000 यूनिट लिख ली जाएंगी, और इसके बाद फिर उसके बाद देखेंगे कि ऑर्डर कॉस्ट कितना पड़ रहा है। तो ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कॉस्ट यहाँ पे लिख ली जाती है। ऑर्डर कॉस्ट पड़ रही है ₹300 कह रहे हैं पर ऑर्डर, एक ऑर्डर में, और फिर इसको डिवाइड किया जाता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से। तो एक यूनिट की कीमत है ₹3 और इसकी कैरिंग कॉस्ट है 20%, तो ₹3 का 20% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 यानी कि 60 पैसे। तो 60 पैसे से आप इसको कर देंगे डिवाइड, 60 पैसे का मतलब हो गया 0.60। अब इसको कैलकुलेट कर लो ये कितना आता है। जब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कैलकुलेट करके पॉइंट्स में आएगा कुछ 9486.83 यूनिट, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 9487 यूनिट्स। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर मींस। अब कैविट एम्प्टर का जो डॉक्ट्राइन है उसका मतलब क्या है। कैविट एम्प्टर इसका मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर, और इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बायर शुड बी बिवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ बाइंग। मतलब जब वो सामान खरीद रहा है तो उसको सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो ठगा जा सकता है। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट माना जाता है कैविट एम्प्टर। नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब इनकम टैक्स एक्ट के कौन से इनकम टैक्स एक्ट के कौन से सेक्शन के तहत ITR फाइल किया जाता है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन सही है, सेक्शन 139(1) के तहत ITR फाइल करना होता है हर एक पर्सन को जिसकी इनकम टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट है द एसेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है उसका सार तत्व क्या है, सार क्या है, मतलब अल्टीमेट होता क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में। तो इसका जो अल्टीमेशन होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का, जो इसका सार होता है वो अंत में जाके यह होता है कि नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन होता है, कि जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो शुरू में आपका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, फिर उसके बाद एक जगह स्टेबल हो जाता है और अल्टीमेटली वो गिरने लगता है, और उसके बाद लास्ट में फिर वो नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन होने लग जाता है जहां पे आपका टोटल प्रोडक्शन उल्टा कम होने लग जाएगा। यहाँ पे आके एक फर्म रुक जाती है, अपना प्रोडक्शन रोक देती है। इसको कहा जाता है एसेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बासेल। अब बासेल के संदर्भ में इनमें कौन सा सही नहीं है यह बताना है। तो बासेल के संदर्भ में ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है। बासेल वाज इस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ 10 कंट्रीज। यहाँ पे 15 दिया हुआ है, जो सही है वो 10 है। शुरुआत में 10 देशों के सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर्स थे वो मिले थे बासेल में। यह एक सिटी है, बासेल एक सिटी है स्विट्जरलैंड में, वहां पे इनकी मीटिंग हुई थी इसलिए इसका नाम बासेल पड़ गया है। इसके अलावा बाकी जो स्टेटमेंट है इसके संदर्भ में ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। इसमें कहा गया रेडरेसल मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एनवाइसीज की जो रेडरेसल मैकेनिज्म है यानी कि उपचार का जो तरीका है
कंज्यूमर डिस्प्यूट के केस में उसको समाधान का जो तरीका है सेक्शन 9 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया गया है, वो क्या तरीका है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 टायर सिस्टम उसमें दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लास्ट में फिर नेशनल लेवल पे। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज व्हेन अ कंज्यूमर स्पेंड सो मच that the negative income effect overwhelms the positive substitution effect so as the underlying demand curve is positively sloped। अब इसमें कहा गया है कि इनमें से ऐसी कौन सी गुड होती हैं, ऐसी कौन सी कमोडिटी होती हैं जिसके संदर्भ में जब कोई कंज्यूमर उस पर इतना ज्यादा खर्च करता है कि जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है वो ओवरवेम कर देता है पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। मतलब नेगेटिव इनकम इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि जनरली तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है कि इनकम बढ़ती है लोगों की तो वो ज्यादा खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट को जरूरत से ज्यादा हो जाता है और इसलिए जब कोई किसी आदमी की इनकम बढ़ती है तो उस केस में कम खरीदता है और जब आय कम होती है तो वो ज्यादा खरीदता है। ऐसे केस में जो डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व पे जो फर्क पड़ता है, डिमांड कर्व बताता है प्राइस के रेशियो को कि प्राइस बढ़ने पे ज्यादा खरीदेगा या प्राइस कम होने पे ज्यादा खरीदेगा। तो क्योंकि नेगेटिव इनकम इफेक्ट इतना ज्यादा हैवी होता है कि वो डिमांड कर्व को भी पॉजिटिवली स्लोप बना देता है कि जब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है तो उल्टा वो व्यक्ति ज्यादा सामान खरीदता है। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ने से लोगों के जेब में जो एक्चुअल इनकम होती है उनकी, जब चीजों की कीमतें बढ़ती हैं तो वो कम रह जाती है एक्चुअल इनकम, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो वो इतना ज्यादा रोल प्ले कर देता है उनका कि लोग आमतौर पे किसी सामान को जब उनका प्राइस बढ़ता है तो कम खरीदते हैं, लेकिन इस केस में वो प्राइस बढ़ने पर उल्टा ज्यादा खरीदने लग जाते हैं क्योंकि जो इनकम इफेक्ट है नेगेटिव वो जरूरत से ज्यादा हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन सी, ऐसा होता है गिफ्ट एंड गुड्स के मामले में। नेक्स्ट है, Which of the following commodity is kept outside the purview of the GST? इनमें से ऐसी कौन सी कमोडिटी है जो GST के दायरे से अभी बाहर रखी गई है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी है इसका, ऑप्शन बी है इसका सही जवाब, ऑप्शन बी पेट्रोलियम प्रोडक्ट। दरअसल इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट को GST के दायरे से अभी बाहर रखा गया है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अलावा इसमें नेचुरल गैस या एविएशन टरबाइन या फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी इनको भी अभी बाहर रखा गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द सम ऑफ परसीव्ड टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बेनिफिट एंड कॉस्ट टू ए कंज्यूमर। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो बताता है, रिफ्लेक्ट करता है सम ऑफ परसीव्ड टेंजिबल एंड इंटेंजिबल बेनिफिट, किसी सामान से मिलने वाले दृश्य और अदृश्य बेनिफिट, साथ ही साथ कॉस्ट जो कंज्यूमर को पड़ रही है उसको भी वो ध्यान में रखता है, कॉस्ट और बेनिफिट दोनों को ध्यान में रखता है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्शन सी कस्टमर वैल्यू। देखिए कस्टमर वैल्यू क्या होती है? कस्टमर वैल्यू होती है कि मैं किसी चीज पे कॉस्ट बियर कर रहा हूँ 100 रुपए और मान लो उसको जो बेनिफिट मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 110 रुपए, तो इसका मतलब ये जो 10 रुपए है ये कस्टमर की वैल्यू है, ये मुझे ज्यादा मिल रहा है। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन इसका ढूंढना है। तो गिवन ऑप्शन में जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है उसका पता लगाना है। इसमें हेडक्वार्टर्स दिए हैं अलग अलग फाइनेंशियल और ट्रेड इंस्टीट्यूशंस के। तो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में। इसके अलावा IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? IMF का है वाशिंगटन DC में। और इसके अलावा FAO इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेड ऑफिस है ये है रोम में। और EU है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर्स हैं, दरअसल EU के अंतर्गत कई संस्थाएं हैं और ज्यादातर संस्थाएं बेस्ड हैं ब्रुसेल्स में, इसलिए इसका हेडक्वार्टर माना जाता है ब्रुसेल्स में। तो और इसका जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है इस हिसाब से ये सही हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से कौन सा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? तो देखिए कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाता है जब कानून के द्वारा उसको हम परिवर्तित ना करा सकें, इनफोर्स ना करा सकें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसको कानून के द्वारा एनफोर्स कराना प्रतिबंधित हो। नेक्स्ट, in e-commerce one of the key design element of an effective website community refers to। अब e-commerce के संदर्भ में ये एक टर्मिनोलॉजी होती है कम्युनिटी। इसके e-commerce या e-वेबसाइट के संदर्भ में टर्मिनोलॉजी होती है। इन्होंने कहा कि जो कम्युनिटी है वो
किस चीज को इसमें से बताती है। तो गिवन ऑप्शन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कम्युनिटी का यूज होता है। द वे साइट एनेबल यूजर्स टू यूजर कम्युनिकेशन, यानी कि यूजर टू यूजर कम्युनिकेशन, मतलब जो कम्युनिटी है वो यूजर टू यूजर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है एक वेबसाइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर कैलकुलेशन और एसर्टेनिंग द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदता है तो दूसरे बिजनेस की कीमत जो लगाता है उसको कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के इनमें से कुछ मेथड्स हैं, एक नहीं है उसका मेथड, उसकी पहचान करनी कौन सा नहीं है। तो ये कोई मेथड नहीं है ग्रॉस रिसीट, बाकी नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड, शेयर एक्सचेंज मेथड, ये मेथड है परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के। नेक्स्ट है इंडेमनिटी होल्डर इज नॉट एंटाइटल टू। अब एक इंडेमनिटी होल्डर एंटाइटल नहीं होता है, यानी कि अधिकारी नहीं होता है इनमें से किसका। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी करेक्ट है, डैमेजेस फॉर लायबिलिटी इनकर्ड व्हिच इज नॉट एब्सोल्यूट। ऐसी लायबिलिटी जो एब्सोल्यूट नहीं है, जिसकी कैलकुलेशन सीधे सीधे नहीं हो सकती है, ऐसी लायबिलिटी के डैमेज को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा इंडेमनिटी होल्डर, बाकी सारे केसों में वो अधिकारी होगा। नेक्स्ट है इफ द रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न RF इज 6%, बीटा वैल्यू है 1.5 और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है 10%, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वुड बी। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। अब इसको निकालने का फॉर्मूला होता है CA/PM के अंतर्गत, और उस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। फॉर्मूला क्या है कि हम पहले लिखेंगे इसमें जो रिस्क फ्री रेट है वो कितना है। तो रिस्क फ्री है 6%। रिस्क फ्री का मतलब होता है कि अगर हम सरकारी सिक्योरिटीज में भी लगाएं तो 6% तो हमको मिल ही जाएगा। तो इसके मामले में हम निश्चिंत होते हैं, ये हमको मिलना ही है, इसलिए 6% तो मिलेगा ही। अब देखते हैं कि इसके ऊपर मार्केट के हिसाब से हमें कितना मिल सकता है और उसमें रिस्क को समायोजित करना है। अब ये कह रहे हैं मार्केट के हिसाब से जो रिटर्न है 10% है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। तो रिस्क कितना हो सकता है ये हमें बीटा वैल्यू से पता लगता है। तो इसको हम समायोजित करते हैं किस तरीके से, हम देखेंगे कि मार्केट से जो हमें रिटर्न मिलना है वो मिलना है 10%, तो यहाँ पे 10% लिख लिया जाता है। अब देखेंगे कि इसमें प्रीमियम कितना, मतलब फालतू कितना मिल रहा है। भाई 6% में तो कोई रिस्क ही नहीं है। अब हम किसी रिस्क की सिक्योरिटी में लगाएंगे तो हम देखेंगे 6% तो बिना रिस्क में ही मिल जाता है हमको। तो मार्केट में 10% मिल रहा है, अब उसमें रिस्क भी हो सकती है। अब ये जो रिस्क वाला पोर्शन है वो कितना है, तो वो रिस्क वाला पोर्शन रहेगा 4%, क्योंकि 10 में से 6 जो श्योर है इसको घटा देंगे, 4% प्रीमियम है। मतलब ये वो आकर्षण है जिसकी वजह से हम सरकारी सिक्योरिटी में ना लगा करके हम बाहर की सिक्योरिटी में लगाने को तैयार हो जा रहे हैं। इसकी वजह से हो जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में 10% मिल रहा है, सरकारी सिक्योरिटी में 6% मिल रहा है। तो हम 10% वाले में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 4% वहां पे प्रीमियम की उम्मीद है। अब इस प्रीमियम की जो उम्मीद है इसको हम रिस्क से एडजस्ट कर लेंगे, और रिस्क को एडजस्ट करने का एक गुणांक होता है, मल्टीपल होता है, ये जो बीटा वैल्यू होती है। तो बीटा वैल्यू हम है यहाँ पे 1.5, तो 1.5 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला होता है 6 यानी कि रिस्क फ्री रेट प्लस जो बीटा वैल्यू है इनटू कर देते हैं इस डिफरेंस को, डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 4%। तो 1.5 इंटू 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.6। तो इस तरीके से 0.6 का मतलब हो गया 6%। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 6 हो गया, और वो अगेन हो जाएगा हमारा कितना 6%। दरअसल इसको कैलकुलेट करें 4 को 1.5 से तो ये आ जाता है 6.0 आएगा। ये पहले 0.0 शायद मैंने बोला था, 6.0 आएगा और इसलिए 6% हो गया। इधर ये भी 6% है पहले, और 6% हमें यहाँ पे आशा है, और इसलिए 6 और 6 12% हम एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीजम्पशन अबाउट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब इनमें से कौन सा प्रीजम्पशन नहीं है, जो नहीं है वो बताना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के संदर्भ में। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल टू द ट्रांसफर। ये कोई प्रीजम्पशन नहीं है, बाकी ये सब प्रीजम्पशन है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डेट तय होनी चाहिए, कंसीडरेशन पे होना चाहिए, मतलब कोई पैसा कोई हमारा लेन देन हुआ हो पहले एक्चुअल में, स्टैंप उस पे होना चाहिए सही से, ये इसके प्रीजम्पशन से पूर्व रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है एडन रूल्स 1953 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो एडन रूल्स हैं वो किससे रिलेटेड है, देखिए एडन यानी कि ये अदन जो देश था पहले, आज की डेट में अब इसको बोला जाता है यमन।
तो यमन बोला जाता है, पहले इसको अदन बोला जाता था। ये भारत सरकार, भारत में जो अंग्रेजों का जब शासन था तो उस समय अदन में भी अंग्रेजों का शासन था, और जो भारत में अंग्रेजों का शासन था उसी के अधीन ये अदन का भी शासन चलता था। तो यहाँ पे इनकम टैक्स में कुछ रूल बनाए गए थे जो अडन रूल्स के नाम से जाने जाते थे, कि कोई पर्सन वहां पे और इंडिया में दोनों जगह से इनकम ले रहा है तो उसका जो टैक्सेशन है वो एक जगह हो, यानी कि डबल टैक्सेशन से रिलीफ से रिलेटेड ये रूल था। हालांकि जो यमन है अब वो नहीं मानता है, जब से अंग्रेजों ने छोड़ दिया उन्होंने कह दिया कि अब ये हमारे लिए रूल वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फेमा, फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड। अब फेमा के अनुसार जो फॉरेन एक्सचेंज है वो उसमें इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है ड्राफ्ट ड्रॉन बाय बैंक्स आउटसाइड इंडिया एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी। अब देश से बाहर कोई बैंक, विदेशी बैंक विदेशों में ड्रॉ कर रहे हैं और पेबल भी फॉरेन करेंसी में है, तो वो इंडिया में फेमा का जो फेमा के अंतर्गत ये नहीं आएगा, मतलब फेमा इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। फेमा के रूल्स तो होंगे जहां पे इंडिया शामिल होगा, तो बाकी ये जो चीजें हैं इनके संदर्भ में फेमा लागू होगा। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ग्रुप कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड। अब इनफॉर्मल ग्रुप कम्युनिकेशन सिस्टम को कहा जाएगा इनमें से क्या, तो इसमें से सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है इनफॉर्मल ग्रुप कम्युनिकेशन सिस्टम को। नेक्स्ट है अंडर which of the following approaches the cost of equity is assumed to increase linearly with leverage, that is the average cost of capital remain constant with increased use to leverage। अब इनमें से कहा गया है कि इनमें से वो कौन सी अप्रोच है जिस अप्रोच के तहत ये माना जाता है कि जो इक्विटी की कॉस्ट है वो इंक्रीज करेगी लीनियरली विद लीवरेज, मतलब जैसे जैसे आप लीवरेज बढ़ाते जाएंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती जाएगी। अब जनरली ये माना जाता है कि जो लीवरेज जब हम बढ़ाते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो जाती है क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट कम होता है। ये थ्योरी ये कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता है आप डेट कम रखो या ज्यादा रखो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण इन्होंने बताया कि जैसे जैसे आप डेट बढ़ाएंगे तो डेट की कॉस्ट कम होती है, लेकिन उसी रेशो में इक्विटी की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो आप डेट बढ़ा रहे हैं कॉस्ट कम करने के लिए, उधर जो इक्विटी की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, तो वो उसको पूरा कर देगी, यानी कि वो बैलेंस करती रहेगी उसको। तो इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आप लीवरेज कम करें या लीवरेज ज्यादा करें, कॉस्ट पे कैपिटल स्ट्रक्चर की पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और इस वजह से जो मार्केट वैल्यू है शेयर की उसमें कोई अंतर इस चीज का आने वाला नहीं है। तो इसको कहते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये अप्रोच कहती है कि जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है, यानी कि जो इंटरेस्ट वगैरह से पहले की इनकम है उसी पे लोग ध्यान देते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता लोन का कम या ज्यादा रखने का। तो इसको इररिलेवेंस थ्योरी भी कहा जाता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को। नेक्स्ट है in the recent year the major gain in logistical efficiency have come from which one of the following। इसमें कहा गया है कि वर्तमान के वर्षों में मेजर गेन जो हुआ है लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी में, लॉजिस्टिकल यानी कि सामान का रखरखाव, उसका भेजना, ग्राहकों तक पहुंचाना, इसके संदर्भ में जो बेनिफिट हुआ या इंफॉर्मेशन सामान की, इन सब के संदर्भ में जो बेनिफिट हुआ है वो खास तौर में किस चीज से हुआ है करंट रिसेंट ईयर्स में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है एडवांस इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हो रहा है उसका इसका बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट है द थ्योरीज दैट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स आर टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कहा गया है कि दो थ्योरीज ऐसी हैं जो इनफॉर्मल ग्रुप के फॉर्मेशन के संदर्भ में हैं, वो कौन कौन सी हैं गिवन ऑप्शंस में से उनकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है इसमें ए और बी, प्रोपेंक्टी थ्योरी और सिमिलरिटी थ्योरी। ये दोनों ही थ्योरी बताती हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स के फॉर्मेशन के बारे में। प्रोपेंक्टी थ्योरी कहती है कि जिन लोगों का या तो स्थान एक जगह होता है, एक जगह काम करते हैं या एक जगह के रहने वाले होते हैं, जनरली उनका आपस में लगाव हो जाता है और इनफॉर्मल ग्रुप क्रिएट हो जाता है संस्था में। जैसे एक साथ काम कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपस में उनके इनफॉर्मल ग्रुप बन जाते हैं। सिमिलरिटी या बैलेंस थ्योरी कहती है कि जिन लोगों की नीड्स की सिमिलरिटी रहती है उनके इनफॉर्मल ग्रुप बन जाते हैं, सिमिलर जैसी विचारधारा होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट। इनमें से कौन सा ऑड है। तो देखिए गिवन ऑप्शन में दे रखे हैं स्पेसिफिक गुड, अनएसर्टेन्ड गुड्स और एसर्टेन्ड गुड्स और फ्यूचर गुड्स। दरअसल ये अलग है सभी से, तो ऑप्शन सी अलग है।
गुड्स को क्लासिफाई किया जाता है एग्जिस्टिंग गुड्स, जो वर्तमान में गुड हैं, जिनके ऊपर हम सौदा कर रहे हैं, जो वर्तमान में सामान है हमारे पास और उसका हम सौदा कर रहे हैं, तो वो हो सकती है स्पेसिफिक गुड, जिसमें डिसाइड हो जाए कि कौन से वाले गुड का सौदा हमने किया है, किस आइटम का सौदा किया है, जब निश्चित होता है। अनएसर्टेन्ड होते हैं कि एसर्टेन नहीं किया, हमें ऑर्डर मिल गया है कि भाई 200 यूनिट भेज देना, लेकिन ये तय नहीं है कौन से वाली 200 यूनिट होंगी। एसर्टेन गुड्स होता है कि सौदा हो गया 200 यूनिट भेजनी है और 200 यूनिट कौन से वाली भेजनी है ये सौदा तय हो गया, तो एसर्टेन गुड्स होती हैं। लेकिन उनमें एक ये जो गुड होती हैं एकदम सिमिलर होती हैं, आपस में कोई अलग अलग नहीं होती है, पहचान नहीं हो सकती है, इसलिए स्पेसिफिक नहीं होकर के वो एसर्टेन कहलाती हैं। स्पेसिफिक यानी कि एक आइटम पहचान में होता है कि जैसे किसी ने कार खरीदी तो मैंने ये वाला पीस खरीदा, कार भी एक मॉडल नहीं, ये वाला पीस मैंने पसंद किया, तो वो स्पेसिफिक गुड हो जाएगी। अब आ गया फ्यूचर गुड। फ्यूचर गुड्स होती हैं जो गुड्स अभी हैं नहीं और उनके लिए पहले से ही सौदा कर लिया जाता है, तो ये अलग है, ये सब एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, ये फ्यूचर गुड है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 67, ये कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट नहीं है। ये कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क्ड एज सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक कभी भी नहीं रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बांग्लादेश काफी दिन बाद बना था। हाँ, पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क्ड एज सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान टिल जून 1948। उसके बाद में इनका अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो था वो इन्होंने रिजर्व बैंक बना, अपना सेंट्रल बैंक बना लिया था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले रिजर्व बैंक ने 48 तक इनके यहाँ काम किया था। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा का काम किया था, अप्रैल 47 तक काम किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑपरेशन कमेंस हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not part of the process of management audit? इनमें से कौन सा मैनेजमेंट ऑडिट के प्रोसेस का पार्ट नहीं है, यह बताना है। तो देखिए मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट नहीं है इन्वेस्टिगेट करना, डेप्रिसिएशन मेथड वगैरह, फिक्स्ड एसेट कंपनी की, ये सब नहीं है। मैनेजमेंट ऑडिट होता है एक संस्था का मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं है इस बात का ऑडिट करना, एक संस्था का मैनेजमेंट का प्रेजेंट में जो वर्किंग है वो ठीक है कि नहीं है इस बात को जानना, मतलब केवल मैनेजरियल जो प्रोसेसेस होते हैं उनका। तो ये तीनों इसके हिस्सा है। नेक्स्ट है 69, अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइंड एज गुड्स। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत गुड्स की डेफिनेशन दी गई है, उस डेफिनेशन में इनमें से कौन से दो ऐसे हैं जिनको उसने गुड नहीं माना है। तो देख जिसको उसने गुड माना है, डिफाइंड एज गुड्स का है यहाँ पे, जिनको गुड माना है। तो इसने गुड माना है मूवेबल प्रॉपर्टी को और ग्रोइंग क्रॉप्स को, इनको गुड माना है। बाकी इन दोनों को गुड्स के दायरे में इस एक्ट की डेफिनेशन के तहत नहीं रखा गया है। नेक्स्ट है 70th, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है एक ऑडिटर की ड्यूटीज के संदर्भ में। तो इनमें से सही जवाब है ऑप्शन ए, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज प्राइमरीली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ये ऑडिटर की प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, मुख्य तौर पे ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में ये सही है, ये ऑडिटर की ड्यूटीज होती हैं। ओनरशिप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की जांच करना कि संस्था के यहाँ पे जो एसेट लिखी है उसकी संस्था ओनर है कि नहीं है। ऑडिटर शुड एसर्टेन द एसेट आर इन पोजेशन, संस्था के पोजेशन में है कि नहीं है। ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द एसेट हैव बीन वैल्यूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये भी इसकी ड्यूटी है। नेक्स्ट है क्वालिटी सर्किल इज ए टाइप ऑफ। अब क्वालिटी सर्किल टाइप है किस तरीके का, तो क्वालिटी सर्किल जो टाइप है एक प्रॉब्लम सोल्विंग टीम की तरह काम करता है। दरअसल कुछ लोगों की जो एक जैसा काम करते हैं संस्था में, एक ग्रुप में काम करते हैं, क्वालिटी सर्किल में उनके ग्रुप को क्वालिटी सर्किल ट्रीट किया जाता है कि वो इनफॉर्मली कभी बैठ करके बात करते हैं अपनी समस्याओं के बारे में, उनके समाधान स्वयं तलाशते हैं और फिर उनको अप्लाई करते हैं, इनको कहते हैं क्वालिटी सर्किल। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट देखेंगे 72, which of the following terms means the tendency of a supervisor to rate a subordinate lower than his performance। किसी सुपरवाइजर की ऐसी टेंडेंसी जिसमें वो अपने किसी सबॉर्डिनेट की परफॉर्मेंस को लोअर मापता हो, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उससे कम माप रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, ये किस टाइप का इफेक्ट या टेंडेंसी कहलाता है। तो इसको कहते हैं हॉर्न्स इफेक्ट। देखो हॉर्न्स इफेक्ट होता है कि मान लो किसी एम्प्लॉय की कोई एक फीचर हमको ठीक नहीं लगी, एक जगह हमने उसको देखा कि भी ये ठीक नहीं कर रहा है या ठीक नहीं कर सकता है,
तो अब जो बाकी उसकी एक्टिविटीज है हम उसमें भी उसी चीज को अपनी मानसिकता को अप्लाई कर देते हैं कि ये भी ये गलती करता होगा, ये भी ये ठीक नहीं करता होगा। ये इफेक्ट कहलाता है हॉर्न्स इफेक्ट। हेलो इफेक्ट इसका उल्टा होता है हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट होता है कि किसी पर्सन की हमें कोई एक क्वालिटी या उसकी एक फीचर या एक उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो हमें बहुत अच्छी लगी, तो अब हम उसकी हर जगह जब भी उसकी हम कोई भी फीचर देखते हैं उसको हम कहेंगे उसी से जोड़ देते हैं कि अच्छा ही होगा, तो ये हालो इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट है which one of the following is correct sequence of various stages of operating cycle of a manufacturing company। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सामान का मैन्युफैक्चर करती है उसकी ऑपरेटिंग साइकिल यानी कि जो उसके ऑपरेशंस होते हैं सामान बनाने के, बेचने के, खरीदने के सारे, उनकी जो ऑपरेटिंग साइकिल की वेरियस स्टेजेस का सही सीक्वेंस कौन सा है। तो गिवन ऑप्शंस में सही सीक्वेंस है ये ऑप्शन ए रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। सबसे पहले वो रॉ मटेरियल लेते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस फिर बनाते हैं उस पर जब वो काम करते हैं। उसके बाद फिनिश्ड गुड्स यानी कि उसकी फिनिश्ड गुड्स तैयार करना। फिर उसके बाद फिनिश्ड गुड्स को बेच करके जो रिसीवेबल होते हैं उनसे पैसा लाना और उस पैसे से फिर से रॉ मटेरियल खरीदना, फिर यही काम करना। ये इसका सही ऑपरेटिंग साइकिल है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। नेक्स्ट है 74। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द वेब मार्केटर। अब वेब मार्केटर जो वेब के माध्यम से मार्केट करते हैं, ऑनलाइन तरीकों से मार्केट करते हैं, उनके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है यह बताना है। तो इसमें से सही नहीं है ऑप्शन सी आस्क कस्टमर्स टू गिव देयर पर्सनल डाटा मैंडेटरीली। ये सही नहीं है भाई, मैंडेटरीली पर्सनल डाटा मांगेंगे तो कोई व्यक्ति नहीं देगा डेटा। बाकी चीजें ये करते हैं, बाकी सारे ऑप्शन इनके संदर्भ में सही है। वेब मार्केटर्स एडवर्टीजमेंट करते हैं, डिस्काउंट गिफ्ट वगैरह देते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, खूब सारी पब्लिसिटी करते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज ऑड। इनमें से कौन सा ऑड है, औरों से अलग कौन सा है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी सोशो कल्चरल फैक्टर, ये अलग है और ये बाकी सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंतर्गत आ जाते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लानिंग और मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है 76 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड एज। अब जो एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती हैं, उनको क्लासिफाई किया जा सकता है इनमें से किस किस में, कौन कौन से ऑप्शन इनके सही जवाब हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बी और सी। ये तीनों ही कंपनी एनबीएफसी कही जाती हैं। एसेट फाइनेंस कंपनी हो सकती है कोई एनबीएफसी, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सकती है, लोन कंपनी हो सकती है, और ये इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। तो ये एबीसी यानी कि जो ए ऑप्शन है ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू वारंटी। इनमें वारंटी के संदर्भ में कौन सा सही है यह बताना है, कौन सा रिलेट करता है वारंटी को यह इसमें बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इन केस ऑफ ब्रीच द अग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेजेस। ये कहता है कि अगर कोई ब्रीच होता है यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कोई टूट आती है, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो दुखी पार्टी है, कैन क्लेम ओनली डैमेजेस, वो केवल डैमेजेस की डिमांड कर सकता है, सामान को नहीं बदलवा सकता। सामान को बदलवाना होता है तो वो होती है गारंटी। वारंटी में आपका जो प्रॉब्लम है सामान की उसको दूर कर सकता है कोई, ये वारंटी होती है। तो इसलिए ये जो है ये इसके संदर्भ में सही है। नेक्स्ट है which three of the following type of cyber attacks may occur in the process of mobile banking। अब मोबाइल बैंकिंग यानी कि अगर मोबाइल के थ्रू हम अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट करते हैं तो किस किस टाइप के साइबर अटैक हो सकते हैं उसको हमें बताना है, कौन कौन से पॉसिबल साइबर अटैक्स हैं। तो इसमें बैकडोर अटैक हो सकते हैं, इसके अलावा इसमें हो सकते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इसके अलावा डायरेक्ट एक्सेस अटैक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए सी डी यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है अ कंपनी रेजेस ₹1 लाख बाय इश्यू ऑफ 1000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%, redeemable after 10 year। if the corporate tax rate is 40%, what would be the cost of capital। अब इसमें फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा गया है। तो जैसे प्रेफरेंस वाला क्वेश्चन था वहां पे क्या था, वो इरिडीमेबल था। जब इरिडीमेबल था तो हमने जो रिडेम्पशन के टाइम पे जो कम ज्यादा पेमेंट करते उसको ध्यान में नहीं रखा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये रिडीमेबल है। जब रिडीमेबल है तो हमें रिडेम्पशन वाली वैल्यूज को भी ध्यान में रखना होगा कैलकुलेशन में। तो इसका जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो पर एनम तो निकालेंगे, साथ में जो वैल्यू का डिफरेंस है ओपनिंग का और इसके मैच्योरिटी का उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसमें देखो कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, निकलेगी कॉस्ट वही कि पर एनम
हम क्या बियर करेंगे वो इसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो पर एनम कॉस्ट बियर क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से इसमें करेंगे। और इसको हालांकि ये फॉर्मूला बड़ा लंबा होता है, लेकिन मैं इसको आसान तरीके से बताऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए कॉस्ट हमको क्या पड़ती है, जैसे डिवेंचर है 10% डिवेंचर, तो 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये एक तो हमें 10% तो ये कॉस्ट पड़ जाएगी। टोटल 1 लाख रुपए के अमाउंट के डिवेंचर हमने इशू किए हैं, तो अगर इस पूरी अमाउंट पे निकालेंगे तो 10% के हिसाब से जब चलेंगे तो यहाँ पे पूरी अमाउंट देखेंगे 1 लाख पे 10% कितना हो जाएगा। 1 लाख पे 10% ये हमारे लिए कॉस्ट पड़ जाएगी पूरी 10,000। तो 10,000 सालाना ये तो हमें देना ही देना पर एनम। तो एक तो ये कॉस्ट हो गई हमारे लिए 10,000 सालाना। इसके अलावा हमें और कौन सी कॉस्ट पड़ रही है, और हमें कॉस्ट पड़ रही है क्या कि ये जो 1 लाख रुपए के डिवेंचर हैं 10% डिवेंचर, ये इशू कर रहे हैं हम 2% पे, यानी कि 2% हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। मतलब हमें मिलेंगे 2% कम पैसे। अच्छा, रिडीमेबल के बारे में इन्होंने नहीं बताया कि प्रीमियम पे या किस पे है, तो रिडीमेबल हम पूरा मान लेंगे कि भाई 1 लाख रिडेम्पशन पे हमें 1 लाख देना पड़ेगा। तो रिडेम्पशन पे हम लौटाएंगे 1 लाख और हमें मिलेगा 2% कम, इसका 2% घटा दीजिए 2,000, तो 2,000 हमारे लिए ये कॉस्ट पड़ गया। लेकिन ये जो 2,000 रुपये कॉस्ट है ये कितने साल के लिए, ये ध्यान में रखना होगा। ये है 10 साल के लिए, क्योंकि हम 98,000 आज ले रहे हैं, 10 साल बाद 1 लाख देंगे, तो ये जो 2,000 रुपये हमें खर्च हो रहा है, हमारी कॉस्ट पड़ रही है, ये 10 साल में बांट दी जाएगी। तो 10 साल में 2,000 को बांट दो आप, तो पर एनम कितना पड़ गया। अब इस 2,000 को आप 10 साल में बांट दोगे तो ये पड़ जाएगा आपको 1 साल में 200 रुपये। कुल मिलाकर के अब आपके जो पर एनम कॉस्ट आपको पड़ रही है वो 10,000 तो हो गया आपका इंटरेस्ट, और 200 रुपये पड़ गया आपको जो वैल्यू का डिफरेंस है वो। अल्टीमेटली सालाना आपकी कॉस्ट पड़ रही है 10,200 रुपये। ये एक चीज कंप्लीट हुई कॉस्ट। अब हम देखेंगे कि ये जो कॉस्ट पड़ रही है तो कितनी वैल्यू हम यूज करेंगे पैसों की। तो पैसों की वैल्यू अब जब हम इसमें निकालेंगे तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई हमें मिल कितने रहे हैं। हमें यहाँ पे मिल रहे हैं 98,000 हमें मिल रहे हैं, और चूंकि ये जो 200 है हमने पूरे पीरियड में बांटा है, तो इसलिए पूरे पीरियड का जो एवरेज अमाउंट है वो हम यूज करेंगे। 98,000 हमको यहाँ पे मिल रहे हैं और हम पे करेंगे 1 लाख, तो इनका एवरेज क्या होगा। तो 1 लाख प्लस 98,000, 2,000 घटा करके 1 लाख प्लस 98,000 का एवरेज निकाल देंगे। तो 1 लाख और 98,000 का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज अमाउंट जो हमने यूज की वो आ जाएगी यहाँ पे 99,000। यहाँ पे लिखेंगे 99,000, ये एवरेज हो गया। दरअसल ओपनिंग का जो अमाउंट था जो हमें मिला 98,000 और क्लोजिंग का अमाउंट जो हम देंगे 1 लाख, इसका एवरेज निकाल लेते हैं, ये आ गया 99,000। अब इसकी कॉस्ट निकालेंगे इनटू 100। ऐसा करके हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे इसकी कितनी आ जाएगी। ऐसा करके इसकी कॉस्ट हमारे पास कैलकुलेट करेंगे तो ये परसेंटेज निकल करके आ जाएगी 10.30, यानी कि 10.30%। लेकिन अभी हमने टैक्स को कंसीडर नहीं किया है। यहाँ पे इन्होंने कहा है अगर टैक्स कंसीडर नहीं होता, यहाँ पे टैक्स वाला नहीं होता, इन्होंने नहीं दिया होता, तो हमारी जो कॉस्ट थी वो ये थी बिफोर टैक्स। लेकिन आफ्टर टैक्स कॉस्ट क्या होगी, इन्होंने कहा है कि टैक्स का रेट है 40%। देखिए टैक्स का जो रेट होता है 40% या जितना भी रेट होगा, तो टैक्स में जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट एक डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है टैक्स के दायरे में। तो संस्था का जो टैक्स का रेट होता है एक तरह से ब्याज में उसकी उतनी बचत हो जाती है, क्योंकि जो ब्याज है वो पहले पे कर दिया जाता है, उसके बाद टैक्स देते हैं। तो इसलिए ये डिडक्टेबल एक्सपेंस है, तो टैक्स का इसमें से वेट निकाल देना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि टैक्स है 40%, तो हम इसका मतलब मानेंगे कि 40% तो हमारा जो कॉस्ट है वो वहाँ टैक्स के रूप में बचत हो जाएगा। तो बाकी हमको कितना भार पड़ेगा, हमको पड़ेगा इसका 40% में से लेस कर देंगे, ये रह जाएगा 60%। तो 60% इसका निकाल लो 10.30 का, ये आफ्टर टैक्स इसकी कॉस्ट आ जाएगी 60%। 60/100 या 0.60 एक ही बात है, 0.60 लिख सकते हैं। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, अब इसको निकालना, ये आ जाएगी 6.18, और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे 80th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू एमबीओ प्रोग्राम फेलियर। आप देखिए एमबीओ प्रोग्राम होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये एक टेक्निक होती है बेटर कंट्रोल करने की अपनी चीजों को। तो एमबीओ प्रोग्राम फेल हो सकता है कुछ फैक्टर्स की वजह से।
इसमें कह रहा है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो फेलियरिटी का रीजन नहीं है, बाकी 3 हैं, जो नहीं है उसकी पहचान करनी है। जो नहीं है वो है ऑप्शन ए, ऑल्टरिंग गोल्स टू मीट द चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस। देखिए परिस्थिति बदलने पे अपने गोल्स को ऑल्टर करते रहना, ये तो एक ठीक चीज है, इसकी वजह से तो हमारा जो MBO का प्रोग्राम है वो पास होना चाहिए, क्योंकि हम समय के अनुसार अपने आप को चेंज करते जा रहे हैं परिस्थिति के अनुसार। बाकी जो है ये हैं फैक्टर्स, ये इसके फेलियरिटी को दिखाएंगे MBO प्रोग्राम की को। अगर गोल हमने इजी कर लिए हैं तो MBO प्रोग्राम का कोई मतलब ही नहीं रहता है कि आसान से गोल रख लिए वो अचीव कर लिए, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि हमारा MBO प्रोग्राम सफल हो गया, हमारे गोल ही आसान थे। लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, अगर मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं मिलेगा तो भी ये प्रोग्राम फेल हो जाएगा। सेटिंग ऑफ अनरियलिस्टिकली डिफिकल्ट गोल, या जरूरत से ज्यादा डिफिकल्ट गोल तय कर लेंगे तब भी हमारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। तो ये तीनों इसके कारण हैं, लेकिन ये कारण नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हु आर द पार्टीज टू ए चेक। एक चेक के संदर्भ में कौन कौन सी पार्टी होती हैं उसको बताना है गिवन ऑप्शंस में से। तो एक चेक के संदर्भ में ड्रॉअर जो ड्रॉ करता है, इसके अलावा पार्टी हो सकता है चेक के संदर्भ में पेई, ये पार्टी हो सकता है, और तीसरा होल्डर जिसके पास चेक है जो होल्ड कर रहा है। एक्सेप्टर इसमें कोई पार्टी नहीं होता। दरअसल चेक एक पहले से बनी हुई एक ऑर्डर बुक होती है, बैंक दे देता है उसको पर्सन को जिसका बैंक में अकाउंट है। ड्रॉअर उस पर्सन को कहते हैं जिसका बैंक में अकाउंट है, जिसके पास चेक है, वो चेक ड्रॉ करता है, चेक इशू करता है किसी को। पेई कहते हैं जिसको इस चेक का पैसा मिलेगा। होल्डर कहेंगे जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे चेक को होल्ड कर रहा होगा जिसके पास में होगा। पेई और होल्डर एक हो सकते हैं। और इसके अलावा होता है ड्रॉई। ड्रॉई वो होता है जिस बैंक ब्रांच पे चेक ड्रॉ किया गया है। बाकी ये कोई पार्टी इसमें एक्सेप्टर नहीं होता है, एक्सेप्टर की इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। इनके ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में इनको सेट करना है। तो नेशनल हाउसिंग बैंक NHB बना था जुलाई 1988 में। 88 में NHB की स्थापना हुई। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक बना 1982 के जनवरी में, यानी कि ये सेटअप हुआ था 1 जनवरी 82 में ये सेटअप हुआ। नेक्स्ट नाबार्ड भी 82 में ही बना था, लेकिन ये बना था जुलाई यानी कि 7 82 में। इसके बाद है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI फेमस है 1964 में, US 64 नाम से इसके यूनिट्स बने थे पहले। तो ये 1964 में। अब इसका जो सीक्वेंस है वो पता चल जाता है। सबसे पहले इनमें से बना था UTI, यानी कि डी ऑप्शन सबसे पहले होगा इन तीनों में से। इसके बाद आ जाता है सेकंड 82 में, और 82 में भी एक्सिम बैंक 1 जनवरी को, यानी कि B। तो D के बाद B आ जाता है, मतलब इन दोनों में से होना है। और इसके बाद है फिर से हमारे पास 82 जुलाई में ये है नाबार्ड। तो नाबार्ड हो गया 82 जुलाई में, यानी कि C। तो ये C जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन C इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, C। नेक्स्ट देखेंगे 83। In which of the following years the Bretton Woods Agreement was signed by delegates from 44 nations which led to the establishment of IMF? किस ईयर में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसमें 44 देशों के डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था, और इससे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था IMF का। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का इस्टेब्लिशमेंट वर्ल्ड बैंक एग्रीमेंट के मुताबिक हुआ। तो यह हुआ था ऑप्शन C 1944 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे अगला 84। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन C डिस्ट्रिक्ट फॉरम शेल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स, ये करेक्ट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट फॉरम में 1 चेयरमैन प्लस 2 मेंबर्स, ये इसका नंबर है। बाकी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 85। Which 2 of the following are the functions of WTO?
इनमें से कौन से दो WTO के फंक्शन है? जो WTO के फंक्शन है उनको पहचानना है, कौन कौन से फंक्शन हैं। तो इसमें जो फंक्शन है, एक तो पहला है WTO का फंक्शन, यह सहायता करता है, फैसिलिटेट करता है इम्प्लीमेंट करने में, एडमिनिस्टर करने में और ऑपरेशन करने में, ऑपरेट करने में ट्रेड एग्रीमेंट्स को। ट्रेड एग्रीमेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में होते हैं, उसमें ये सहायता करता है। नेक्स्ट है टू कैरी आउट पीरियडिक रिव्यू, समय समय पे रिव्यू करना, पुनः परीक्षण करना ऑफ द ट्रेड पॉलिसीज का ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। जो WTO के मेंबर कंट्रीज हैं उनकी ट्रेड पॉलिसीज का ये रिव्यू भी करता रहता है। तो ये दोनों इसके फंक्शन है, ए और बी, और इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ए एंड बी। नेक्स्ट है 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगेन इसमें हमें फिर से दो जो करेक्ट स्टेटमेंट है उनको पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है डिविडेंड पे आउट रेशियो refers to that portion of total earning which is distributed among the equity shareholders of the company। तो ये सही बात है। एक कंपनी के जो टोटल अर्निंग्स रहते हैं, टोटल कमाई रहती है टैक्स वगैरह काटने के बाद, उसके बाद उस अर्निंग में से कितना हिस्सा बांट दिया जाएगा, डिविडेंड के तौर पे पे कर दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को, यह कहलाता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। और सेकंड है बर्ड इन हैंड आर्गुमेंट इज गिवन बाय गॉर्डन मॉडल। तो ये भी सही है, ये दोनों ही सही हैं। दरअसल गॉर्डन का जो मॉडल है वो ये कहता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पसंद करते हैं डिविडेंड मिल जाना हाथ में, मतलब हाथ में जो डिविडेंड आ जाएगा उसको वो पसंद करते हैं, बजाय इसके कि कंपनी प्रॉफिट का पैसा कंपनी में फिर से इन्वेस्ट कर ले, इसको चाहते हैं। उसका कारण उन्होंने बताया कि बर्ड इन हैंड आर्गुमेंट यहाँ पे लागू होता है। बर्ड इन हैंड क्या होता है, ये कहावत होती है अंग्रेजी में कि ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन द टू इन द बॉस। झाड़ी में 2 बर्ड हैं और आपके हाथ में 1 बर्ड है, वो 1 बर्ड अच्छा है क्योंकि वो श्योर है आपके हाथ में है, जो झाड़ी में है कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए डिविडेंड मॉडल में डिविडेंड मिल जाना अच्छा माना जाता है गॉर्डन मॉडल के अनुसार। नेक्स्ट है, इसलिए ये ए और बी दोनों सही हैं, सी और डी सही नहीं है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट देखते हैं 87वां क्वेश्चन। इसमें कहा गया नेशनल हाउसिंग बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1987 एज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसकी सब्सिडरी के तौर पे NHB स्थापित किया गया। देखिए अभी हमने ऊपर जब वहां पे डिस्कस कर रहे थे, ऑर्डर सेट कर रहे थे, तो NHB नेशनल हाउसिंग बैंक का जो ईयर बताया था वो बताया था 88। दरअसल था क्या कि नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट इनेक्ट हुआ था 87 में, और जो बैंक सेटअप हुआ था वो हुआ था 88 में। तो कहीं कहीं 87 मिल जाता है, लेकिन जो सेटअप की डेट है वो 88 सही है, और जो NHB एक्ट बना वो 1987 में बना। खैर इसमें पूछा है कि ये किसका होली ओन्ड सब्सिडरी था। तो नेशनल हाउसिंग बैंक जब इस्टेब्लिश किया गया था उस समय ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडियरी था, तो इसलिए जवाब तो इसमें ऑप्शन सी ही सही है। लेकिन 2019 से RBI ने इसका जो ओनरशिप है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया है, तो अब ये RBI की सब्सिडियरी नहीं है, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के पास इसकी पूरी की पूरी होल्डिंग है। नेक्स्ट है 88, कंपनीज दैट आर बिकमिंग स्किल्ड इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फोकस ऑन। जो कंपनी CRM में स्किल्ड बन रही हैं, कस्टमर रिलेशनशिप बेटर तरीके से मैनेज कर रही हैं, वो किस चीज पे फोकस करती हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वो डेवलप करती हैं ऐसे प्रोग्राम जिनमें अट्रैक्ट किया जाता है और रिटेन किया जाता है राइट कस्टमर्स को। जो अपने कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं और उनको रिटेन करते हैं, बना के रखते हैं। साथ ही साथ मीटिंग द इंडिविजुअल नीड ऑफ वैल्यूड कस्टमर। जो वैल्यूड कस्टमर्स होते हैं हमारे, जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन हमारे साथ करते हैं, रिलायबल होते हैं, उनकी जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उनको भी हम पूरा करते हैं। इससे रिलेशनशिप बनता है मैनेजमेंट का कस्टमर्स के साथ में। नेक्स्ट है 89वां क्वेश्चन। इसमें 89 में पूछा गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR ये प्रोटेक्ट करते हैं यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। लोगों के जो आइडियाज होते हैं या इंफॉर्मेशन होती है उनको सुरक्षा देते हैं IPR। अब ये कहते हैं कि किस टाइप के इंफॉर्मेशन और आइडियाज को सुरक्षा देते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉमर्शियल वैल्यू। जिनकी कोई मनी वैल्यू होती है, कॉमर्शियल वैल्यू होती है, जिनको बेच करके पैसा कमाया जा सकता है, उसको ये सुरक्षा देते हैं। नेक्स्ट है X और Y पार्टनर है और प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं 3:2 में। Z को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। अब बताना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो देखिए इसमें ये नहीं बताया है कि जेड किससे कितना ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई फ्यूचर में भी अपने 3-2 को मेंटेन करेंगे। अब इनमें से देखें किस में 3-2 मेंटेन हो रहा है, तो 3-2 मेंटेन हो रहा है ऊपर वाले इस ए में ही, क्योंकि 4 से करो 4-3 12, 4-2 8, तो इसका मतलब ये मेंटेन हो रहा है। अगली बात जो 1/5 तो वो भी यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, 12 8 20 और 5 25, इसका मतलब है 525 और 525 का मतलब अगेन 1/5 है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 91, इसमें बताना है मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर कौन होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऐसा पर्सन जिसने सामान तो बेच दिया, सोल्ड कर दिया, लेकिन अभी उसको पैसा रिसीव नहीं हुआ है, उसको अनपेड सेलर कहते हैं। नेक्स्ट है 92, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी हैज लॉस्ट इट्स सीन कॉन्सिक्वेंट टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी लॉ इन इंडिया। ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसका जीएसटी बनने के बाद उसकी साइनिंग में, उसके सीन में फर्क आया है, कमी आई है। तो देखिए जीएसटी बनने से हुआ क्या है कि जो कमी आई है वो आई है इसमें फिस्कल पॉलिसी के इमेज में, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, आज भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कैसे कुछ चमक इसकी कम हुई है उसका कारण है कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी एक देश की सरकार की एक पॉलिसी होती है जिसमें वो ये तय करती है कि उसको एक्सपेंस कहाँ करने हैं और उसको एक्सपेंस के लिए पैसा कहाँ से जुटाना है, रिसिप्ट कहाँ से लेनी है। अब जो रिसिप्ट लेनी होती हैं वो दो तरह की होती हैं मेनली, एक होती है टैक्सेशन से रिलेटेड, दूसरी होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब इसमें रिसिप्ट में जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, अब फिस्कल पॉलिसी में जो रिसिप्ट आएंगी उनका भी मेजर पोर्शन, काफी महत्वपूर्ण पोर्शन मिलता है टैक्स से, टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स रेवेन्यू भी आती है दो तरीके के टैक्सेस से, एक डायरेक्ट टैक्सेस से और दूसरी इनडायरेक्ट टैक्सेस से। अब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो आ गए हैं किसके, जीएसटी के दायरे में, तो इसलिए जो मेजर सोर्स है रेवेन्यू का अल्टीमेटली फिस्कल पॉलिसी का, वो इधर आ गया है जीएसटी के दायरे में, तो जो जीएसटी काउंसिल है वो उन पर डिसीजन लेती है, इसलिए थोड़ा बहुत इसके सीन में ये हो सकता है लॉस्ट कह सकते हैं, हालांकि ये थोड़ा ज्यादा हो गया लॉस्ट इट सीन। नेक्स्ट देखते हैं 93, इसमें कहा गया मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 के आइटम्स को लिस्ट 2, यहाँ पे कुछ एक्ट हैं और उनको हमें उनके एनेक्टमेंट के ईयर के साथ अटैच करना है, मैच करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट है 2005, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आईटी एक्ट है 2000, और कंपटीशन एक्ट है 2002। तो नेक्स्ट है 94, इसमें कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन। इनमें से सही इक्वेशन कौन सी है, तो इनमें जो सही इक्वेशन है वो है ऑप्शन सी, ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल जब दी होती है हमें तो ये एडजस्टमेंट करके जो ड्राइंग होती है उसको ऐड कर देते हैं, एडिशनल कैपिटल लेस कर देते हैं और प्रॉफिट को लेस कर देते हैं, इवन कोई लॉस हो तो उसे ऐड कर देते हैं, और इस तरह हम फिर से ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है 95, व्हेन करंट रेशियो इज 2:1, जब करंट रेशियो 2:1 हो, एंड इफ इक्वल इंक्रीज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी वुड रिजल्ट इन, अगर करंट रेशियो 2:1 है और इक्वल इंक्रीज होता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में, तो रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डिक्रीज इन करंट रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, चेक करके। मान लो इंक्रीज हो इन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, आप किसी से उधार लेते हैं 1 लाख, तो करंट लायबिलिटी 1 लाख से बढ़ जाएंगी, 1 की जगह 2 लाख हो जाएंगी। इसके बाद आपने उधार लिया तो कैश बढ़ गया आपके यहाँ, तो करंट एसेट 2 लाख भी 1 लाख से बढ़कर के हो जाएगा 3 लाख, तो लायबिलिटी और एसेट दोनों ही 1-1 लाख से बढ़ गए, रेशियो हो गया 3:2। अब डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 2 से इसको डिवाइड करोगे कंप्लीट तक, तो ये आ जाएगा 1.5:1। रेशियो में दरअसल डिनोमिनेटर को 1 किया जाता है ताकि इक्वल होने के बाद कंपैरिजन हो सके। अब इसका कंपैरिजन करेंगे 1.1 का 1.5 रेशियो 1 के साथ, 2:1 के साथ, तो ये रेशियो क्या हो गया, ये कम हो गया, डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 96, अगेन इसमें मैच करना है, बैंकिंग के कुछ ये टाइप्स हैं रिसेंट में जो चेंजेज आ रहे हैं बैंकिंग में, और उनको मैच करना है उनके स्टेटमेंट के साथ, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशनशिप बैंकिंग का मतलब ये इसमें क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं, एनहेंस करते हैं रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ। फिर है मर्चेंट बैंकिंग है, ये एंगेज होती है बिजनेस ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट, दरअसल जो बिजनेसेस को कैपिटल चाहिए होती है उसको मैनेज करती है मर्चेंट बैंकिंग।
और इंडिजिनस बैंकिंग हो जाएगा डीलिंग इन हुंडीज एंड एक्सेप्टेंस एंड डिपॉजिट्स। ये पुराना सिस्टम है, देसी सिस्टम है बैंकिंग का, जमा स्वीकार करते थे और हुंडीज में डील करते थे। हुंडी जैसे आज चेक और डीडी होते हैं डिमांड ड्राफ्ट, वैसे हुंडी होती थी पहले। नेक्स्ट है डेवलपमेंट बैंकिंग, ये डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये है वाइडनिंग द एंटरप्रेन्योरियल बेस को बढ़ाना, मतलब ज्यादातर लोग एंटरप्रेन्योर बने और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देना, इनके लिए लोन देने का काम करता है डेवलपमेंट बैंकिंग। नेक्स्ट है 97th, इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट परवेसिव एंड सस्टेनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का सबसे ज्यादा परवेसिव यानी कि सर्वव्यापक, हर जगह, और सस्टेनिंग लंबे समय तक रहने वाला ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का कौन सा सबसे ज्यादा परवेसिव और सस्टेनिंग ऑब्जेक्टिव है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल डिसीजन के, प्रॉफिट बढ़ाना भी, अर्निंग बढ़ाना, कॉस्ट कम करना, लेकिन इसमें से सबसे जो बेस्ट और परवेसिव माना जाता है वो होता है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। आप वैल्यू मैक्सिमाइजेशन करेंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट है 98, सपोज दैट अ फर्म हैज 20% डेट एंड 80% इक्विटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में ये वेट है इनके, 20% डेट है इनकी कैपिटल में, 80% इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ डेट है 10% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%, तो ओवरऑल कॉस्ट क्या होगा? ओवरऑल कॉस्ट निकालने के लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट यूज की जाता है जनरली। तो जब उसको यूज करेंगे तो हम इसकी कॉस्ट जानेंगे। पहले देखते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी है। देखो सिंपल एवरेज में तो 10 और 15 दोनों का एवरेज निकाल देंगे, लेकिन एक्चुअल जो ओवरऑल कॉस्ट पता चलती है उसके लिए वेटेड एवरेज निकालना चाहिए। वेटेड कैसे होता है? जैसे 10% है तो 10% जो कॉस्ट है वो है डेट की। अब डेट का वेट कितना है कैपिटल स्ट्रक्चर में? वो है 20%। 20% का मतलब हो गया कि 10 का 20%, 10 का 20% कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2। अब फिर इसके बाद देखें 15%, ये 15% है इसकी इक्विटी की कॉस्ट। तो इक्विटी की कॉस्ट जो 15% है, इसमें देखेंगे कि इसमें कितना वेट है 15% जो इक्विटी की कॉस्ट है, तो इक्विटी का वेट कितना कैपिटल स्ट्रक्चर में? ये है 80%। तो 15 का 15 का 80% निकालेंगे, 15 का 80% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12। तो 12 इसका रेट आ गया। और इस तरीके से जो ओवरऑल कॉस्ट निकल करके आएगी वो आ जाएगी 12 + 2 और ये बन जाएगी 14%, डी। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब स्वच्छ भारत अभियान ये एग्जाम्पल है किसका? तो ये है सोशल मार्केटिंग। देखिए जब हम मार्केटिंग करते हैं यानी कि प्रमोट करते हैं कोई सोशल कॉज, सामाजिक कॉज को जब प्रमोट करते हैं तो वो सोशल मार्केटिंग कहलाता है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के मॉडल टेस्ट पेपर का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इनमें से कौन सा मेथड ट्रेनिंग का ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का पार्ट नहीं है, ये बताना है। बाकी सब ऑफ द जॉब है और एक इनमें से ऑफ द जॉब नहीं है। ऑफ द जॉब होते हैं जो जॉब से दूर रह के ट्रेनिंग कराई जाती है। ऑन द जॉब होता है जो जॉब पे काम करते करते काम सिखाया जाता है। तो इनमें से जो अप्रेंटिसशिप है इसमें काम करते हुए आदमी काम सीखता है, तो इसलिए ये ऑन द जॉब मेथड माना जाता है, बाकी ऑफ द जॉब है। तो ये थे आज के टोटल क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।